कि क्या देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके 30-32 साल बाद हमारी जुडिशल सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था, अदालतें ज़्यादा बेहतर थीं, जो उस वक्त केस कम हुआ करते थे, या फिर जो मुकदमों का फैसला है वो बहुत जल्दी टाइम पर हो जाया करता था। और एक किसी को फांसी की सज़ा देने के लिए जहां आज 10-10, 20-20, 30-30 साल इंतज़ार करना पड़ता है, तो वहाँ चंद महीनों में ही लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर प्रेसिडेंट, सबके पास से मामला गुजर के और महीनों के अंदर फांसी कैसे हो जाती थी। ये जो आज की कहानी है, आप यकीन करें या ना करें, एक कातिल को 1979 में गिरफ्तार किया जाता है और उसकी गिरफ्तारी के बाद अगले 5 महीने में ही उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल होती है, अदालत में ट्रायल होता है, फैसला आता है, फिर मामला हाई कोर्ट जाता है, फिर फैसला आता है, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर फैसला आता है, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर फैसला आता है, और 5 महीने के अंदर अंदर उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है और वो मर जाता है। शायद ये उस वक्त की जब मैं बात कर रहा हूँ, वो देश का सबसे यंगेस्ट ऐसा किलर था जिसको फांसी के तख्ते पर ले जाया गया था। जब फांसी पर उसे चढ़ाया गया तब उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 27 साल थी, 27 ईयर। ये कहानी देश के एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसने अपने वक्त में लोगों में इस कदर दहशत पैदा कर दिया था कि लोग रात को घरों से निकलते हुए डरते थे। ये वो कहानी है जिसकी वजह से लोग रात को किसी शख्स को कंबल में देखते तो घरों की तरफ दौड़ पड़ते, कोई उस कंबल वाले शख्स के करीब जाने की हिम्मत भी नहीं करता। कहानी जयपुर की है, बात 1978 की है, 1978। तब देश को आज़ाद हुए भी करीब 31 साल हो चुके थे। इसी जयपुर शहर में अचानक एक रोज़ एक शख्स की लाश मिलती है। पुलिस को कोई खबर देता है, पुलिस लाश देखती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता तो पता चलता है कि उसकी मौत गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई। अब वो अनजान शख्स था, इधर उधर जांच होती है, पुलिस को लगता है कि कुछ हुआ होगा, किसी से दुश्मनी हुई होगी, लेकिन गर्दन की हड्डी टूटने के अलावा पुलिस ने देखा कि उसके कान के नीचे काफ़ी गहरी चोटें। खैर, मामला पुलिस ने दर्ज किया, उसके बाद तफ्तीश की, ये कहानी आई गई होगी। कुछ वक्त के बाद जयपुर से कुछ दूरी पर फिर सड़क किनारे एक और लाश मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, फिर पता चलता है इसकी मौत गर्दन की हड्डी टूटने से हुई है और इत्तेफाक से उसके कान के नीचे भी कुछ चोट के निशान थे। कुछ वक्त बीतता है, अब राजस्थान के कुछ और अलग इलाकों में, जयपुर से दूर, ऐसे ही किसी आदमी की लाश मिलती है। फिर उसकी गर्दन की हड्डी टूटी है, कान के नीचे चोट के निशान है। धीरे धीरे ऐसी लाशों की तादाद बढ़ती जाती है, लेकिन थाने अलग अलग हैं, इलाका अलग अलग है। इसलिए उस वक्त की पुलिस ने इन सारे केस की कड़ियों को एक साथ जोड़कर इसकी तफ्तीश नहीं की। हर एक को लगा कि उस पुलिस स्टेशन का मामला है, उस पुलिस स्टेशन का मामला है, जो आज भी हमारे देश में होता है। कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता, उसकी वजह से बहुत सारे केस बहुत देर में सुलझते हैं। तो खैर, एक के बाद एक कत्ल हो रहा है, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि इन सारे कत्ल के तार कहीं ना कहीं जाकर एक साथ जुड़ते हैं। न किसी ने दिमाग लगाया, ना सोचा कि कत्ल के तरीके, कत्ल के पैटर्न को अगर देखा जाए तो पता चल सकता है। धीरे धीरे करके 10, 12, 15, 20 ऐसी ही लाशें मिल गई। अब जब 10-20 लाशें मिली तो उस वक्त शायद मीडिया में भी क्राइम की खबरें उतनी ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं दिया जाता था। सिंगल कॉलम खबर छप रही थी, जो राजस्थान के जो भी है अखबार थे, नेशनल न्यूज़पेपर में जो दिल्ली से छपते थे, उसमें तो इस खबर ने अपनी जगह ही नहीं बनाई, उसको जगह बनाने लायक समझा ही नहीं गया। तो जब एक एक कर ये लाशें मिलती गई तो किसी सीनियर या आला पुलिस अफसर की जयपुर में बैठे हुए नज़र पड़ी उसी एक छोटी सी खबर पर। तो उसने देखा कि ये लिखा हुआ है कि ऐसी और भी लाशें मिली थी। रिपोर्टर ने भी एक
डिटेल में जाने के बाद एक शॉर्ट रिपोर्ट बना के रख दी। लेकिन उस आला पुलिस अफसर के दिमाग में आया कि यार ये पैटर्न एक तरह से ये कत्ल हो रहा है, तो इसके पीछे क्या हो सकता है। अब उन्होंने इस बारे में अपनी टीम को लगाया और कहा कि देखो। अब जब ये बात पुलिस के कानों तक पहुंची और उस जर्नलिस्ट को भी पता चला, तो फिर अखबार में आया पहली बार कि एक अजीब सिरफिरा सीरियल किलर घूम रहा है और अब तक वो 15-20 लोगों को मार चुका है। जब ये खबर आई, इत्तेफाक से उसके कुछ दिन के बाद फिर एक लाश मिली। अच्छा, इस खबर में ये भी थी कि मारने का तरीका एक है, गर्दन की हड्डी टूट जाती है, कान के नीचे किसी वजनी चीज़ से मारा जाता है, और जो ज़ख्म के निशान है उसको देखकर डॉक्टरों का मानना था कि शायद ये कोई हथौड़ा होगा, हैमर। तो अब ये हो गया कि अखबार में फिर खबर छपी। अब धीरे धीरे लाशों की तादाद बढ़ रही है, इधर अखबार में खबर भी आ गई। अब लोगों तक, आम लोगों तक खबर पहुंची कि राजस्थान के अलग अलग इलाकों में ऐसी लाशें मिल रही हैं। और चूंकि सबके कान के नीचे यहाँ पे ये चोट थे, तो वो कनपट्टी जो होती है वो उसके इर्द गिर्द सारे चोट के निशान थे। तो इसके बाद एक अखबार ने इस अनजाने कातिल को एक नाम दे दिया, कनपट्टी मार सीरियल किलर। अब जैसे ही कनपट्टी मार सीरियल किलर दिया, तो इस नाम से बाकी लोग उसको जानने लगे। अब इसी दौरान में पुलिस की भी टीम लगी हुई, जहाँ जहाँ से लाशें मिलती, एक पैटर्न बन गया कि ये घर के अंदर या और कहीं पे कत्ल नहीं करता, बल्कि सुनसान सड़क पर कोई जा रहा होता है, कोई बैठा हुआ होता है, उसी को मारता है। तो हर जगह अलर्ट, सड़क पे गश्त बढ़ा दी गई, बट कोई फ़ायदा नहीं। इधर लाशों की तादाद बढ़ती जा रही है, 20, 30, 40 हो गए, 50 का आंकड़ा पार कर गया, क्योंकि पैटर्न एक था, उन सारी लाशों को एक साथ जोड़ा गया। अब धीरे धीरे रिपोर्ट आई और पता चला इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिस पर यह हमला हुआ, वो नसीब वाले थे, बच गए, और वो झुके और उस वार से बचे और वहाँ से भाग लिए। तो ऐसे 2-4 इंसिडेंट हो गए। जब ये हुआ तो फिर पुलिस को पता चला, चूँकि कनपट्टी मार की दहशत फैल चुकी थी। तब उसने पहली बार कुछ 2-3 विटनेस आए और उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने देखा एक शख्स अंधेरे में बैठा हुआ है सड़क किनारे, और देख के लगता नहीं कोई इंसान बैठा हुआ, क्योंकि वो पूरी तरह से कंबल के अंदर है, अपने आप को छुपा कर रखा हुआ है। तो बस ऐसा लग रहा है कंबल है या कोई गठरी से रखी हुई है। तो मैं जैसे ही उस कंबल के पास से या गठरी के पास से गुजरा, अचानक उस कंबल में हरकत हुई, एक शख्स खड़ा हुआ, उसके हाथ में हथौड़ा था और उसने मेरी कान के नीचे मारने की कोशिश की। मैं झुका, उसका बेतहाशा दौड़ गया, वो भी दौड़ा लेकिन फिर रुक गया और मैं बच के आ गया। जयपुर के करीब एक दूसरी जगह पर सेम इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे भी एक चश्मीदा आया, उसने पुलिस को, क्योंकि अब तक ये बात कनपट्टी मार वाली फैल रही थी, तो उसने कहा मैंने भी देखा सड़क किनारे अंधेरे में एक कंबल जैसी कोई बोरी रखी हुई थी, जैसे कंबल में लपेट कर कोई सामान रखा गया, और मैं जब गया तो कंबल में हलचल हुई, अचानक वो खड़ा हुआ, उसके हाथ में हथौड़ा, और उसने मुझे कान के नीचे मारने की कोशिश की। मैं दौड़ा और बच गया। तभी जब 3-4 ऐसे विटनेस सामने आए और उन्होंने बताया, तो अब ये हुआ कि जो भी ये कातिल है वो कंबल में अपने आप को ढक कर बाहर निकलता है रात के अंधेरे में, और ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाता हो जो तन्हा हो, अकेले हों, लेट जा रहे हों, उनके साथ कोई ना हो और उस जगह पर कोई और दूसरा शख्स भी ना हो। तो ये भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिली पुलिस को। तब ये सारी रिपोर्ट भी हुई, तो पता चला कि ये जो कनपट्टी मार कातिल है ये कंबल में निकलता है। अब जैसे ये बात फैली, कंबल को लेके दहशत। अब अगर ठंड आई तो लोग, ये तो अब जैकेट वैकेट ये सारी चीज़ें हैं, आप अभी भी जाएं गांव छोटी जगहों पर तो लोग चादर कंबल यही ओढ़ कर निकल लेते हैं। तो ठंड के मौसम में कंबल में कोई रात को जा रहा है जेन्युइन, उसको देखकर लोग डर जाते थे और भागने लगते थे कि ये कनपट्टी मार है। तब कंबल से भी लोग डरने लगे। अंधेरा होने के बाद घरों में लोगों को कहा जाने लगा कि तुम सुनसान रास्ते पर मत जाओ, और अगर जाना ज़रूरी है तो 2-4 लोग इकट्ठे जाओ। तो पूरे जयपुर और उसके इर्द गिर्द इस कनपट्टी मार और इस कंबल वाले कातिल की दहशत फैल गई। अब पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज। इधर पुलिस तफ्तीश कर रही है, तशमदीद मिल रहे हैं, उधर लाशों की गिनती बढ़ती जा रही है। अब वो 50 से 60 हो गया, 60 के बाद भी गिनती जारी है। अब पहली बार ये खबर राजस्थान जयपुर से दिल्ली पहुंची।
अब दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुंची, तो ये हुआ कि यार ऐसा कौन है जो 50-60 लोगों को इस तरीके से मार रहा और पूरी पुलिस फोर्स जो है उसको पकड़ नहीं रही है। इस दौरान में राजस्थान पुलिस ने फिर स्पेशल टीम बनाई इस कनपटी मार को पकड़ने के लिए कि कोई क्लू ऐसा नहीं मिल रहा जो कातिल तक पहुंचा दे, सिवाय इसके कि कुछ चश्मदीद थे। आखिरकार फिर एक पुलिस अफसर ने कहा, रात का तो अंधेरा था, लेकिन उन्होंने कहा चलो कद काठी के हिसाब से जो भी तुमने देखा, क्योंकि 2-3 ने बताया कि जब वो दौड़ा तो कंबल ओढ़कर तो दौड़ नहीं सकता था क्योंकि उसको कुछ देखना भी था, तो कंबल उसके सर से सरका, और जब वो सरका तो दौड़ा था, तो उन लोगों ने वहाँ पे कुछ रोशनी थी उसमें उसका चेहरा देखा। तो जितने भी चश्मदीद थे सबको अलग अलग बुलाया गया और सबसे अलग अलग कहा गया तुम हुलिया बताओ। अब उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन स्केच पुराने दौर से चला आ रहा है, हाथ से नहीं, बाबा आदम के ज़माने से। तब ये हुआ कि भाई तुम हुलिया बताओ और हमारे आर्टिस्ट स्केच बनाएंगे। तो जितने भी चश्मदीद थे उन सबको अलग अलग बिठाकर अलग अलग स्केच आर्टिस्ट के पास बैठा दिया गया और कहा गया हुलिया बताओ। अब उस कंबल वाले कनपटी मार गुमनाम कातिल के स्केच बन रहे हैं। स्केच बनना शुरू हुआ, अलग अलग जब स्केच को देखा गया तो लगभग सारे विटनेस ने जो हुलिया बताया था वो सेम वैसा ही था, थोड़ी 19-20 का फर्क अलग था, लेकिन उन्होंने देखा और जो चेहरा था उसको देखकर लग रहा था कि ये कोई बहुत यंग लड़का है। जो उन्होंने हुलिया बताया उससे भी लगा कि यंग है। फिर उन्होंने बताया जिस तरीके से वो दौड़ रहा था, तो एक मिडिल एजेड इंसान के दौड़ने का ये स्टाइल, रफ्तार अलग होती है। एक यंग लड़का, उसके दौड़ने का अलग होता है, वो पूरी एनर्जी से दौड़ता है। तो दौड़ते हुए चेहरा देखकर ये सारी चीज़ें जो बनाई गई, तो फिर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ये जो भी सीरियल किलर है इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 25-30 के बीच का होगा। लेकिन कौन, ये सवाल अब भी बड़ा था। अब पुलिस ने चुपचाप, गश्त तो पहले ही थी, बाकी अलग टीमें बनाई और ख़ास तौर पर अब रात के वक्त कुछ जगहों को चुना जहाँ ज़्यादा अंधेरा होता है, सन्नाटा होता है, जहाँ से लोग जिन रास्तों को कम इस्तेमाल करते हैं। और जो पैटर्न देखा पुलिस ने वो ये देखा कि उन जगहों पे ज़्यादा कत्ल हुए हैं जिन रास्तों को रात में लोग कम इस्तेमाल करते हैं। जो बिजी रोड है, सपोज स्टेशन का, बस अड्डे का, तो वह बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। तो ऐसी जगहों पे ये वारदात नहीं हुई, उन रास्तों पे हुई जिसमें इक्का दुक्का लोग गुजरते हैं। तो अब पुलिस ने उन इक्का दुक्का वाले सड़कों पर अपनी टीम बैठानी शुरू कर दी छुपा कर, और ये टीम बैठी रही। कई रातें खाली गुजर गईं। फिर एक रात 1979 की बात है ये, अचानक पुलिस की एक टीम देखती है कि जयपुर की ऐसी एक सुनसान सड़क पर एक साया सा चला आ रहा है और वो सड़क किनारे आकर रुक जाता है, एक पेड़ की ओट में अपने आप को छुपाता है। इसके बाद उसके हाथ में कुछ था, वो निकालता है। थोड़ी देर के बाद नज़र पड़ती है वो अपने आप को एक कंबल से ढक लेता है। अब पहले तो पुलिस को यही लगा कि शायद ये अपनी भी कोई पुलिस का टीम है जो ऐसे बनकर बैठा हुआ है, लेकिन ये भी था कि पुलिस की टीम तो कंबल लेकर आई नहीं। तो जब ये सब कुछ हुआ, कुछ देर तक उन्होंने इंतज़ार किया। थोड़ी देर के बाद देखा वो हलचल हुई और वो कंबल लपेट कर अब वापस निकल रहा है। जैसे ही वो वापस निकल रहा है, पुलिस की टीम ने अचानक धावा बोला और उसको दबोच लिया। अभी तक उन्हें पता नहीं था कि ये है कौन और ये सही है, वो है कातिल भी कि नहीं है, लेकिन उन्हें लगा कि चलो देखते हैं। अब उन्होंने उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद थाने लाए। थाने लाने के बाद अब उससे पूछा, हाँ भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा जी मेरा नाम शंकरिया है। कहाँ रहते हो? उसने जयपुर का एक एड्रेस बताया। पुलिस की टीम उस एड्रेस पर गई। पता चला हाँ उसके माँ बाप वहाँ सब हैं और ये लड़का जयपुर का है। अब जब उसकी उम्र पूछी गई तो उस वक्त वो 26 साल का हो चुका था। अब पुलिस ने पूछा कि तुम ये बताओ कि पूरे राज्य में, शहर में एक दहशत है कि एक कनपटी मार किलर है जो कंबल ओढ़कर निकलता है और लोगों को मार रहा है और 60 से ज़्यादा कत्ल कर दिया है, और उसके बावजूद तुम देर रात अकेले इस उम्र में और कंबल लेकर तुम्हारे निकलने का मकसद क्या था? अच्छा, इत्तेफाक से जब उन्होंने उसे पकड़ा तब उसके पास कुछ था नहीं, और यहाँ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ये था कि उसके पास हैमर या हथौड़ा होता है।
अब जब शंकरिया ने पलट के जवाब दिया, पुलिस वालों के होश उड़ गए। उसने बिना डरे हुए कहा कि साहब 60 से ज़्यादा नहीं, 70। बोला मैं 70 लोगों को मार चुका हूँ। और वो बोला कनपटी मार कातिल मैं ही हूँ। पुलिस सामने खड़े उस लड़के को देख रही थी। मतलब एक आम सा लड़का, ठीक ठाक शक्ल सूरत, ठीक ठाक बोलने वाला। उनका कि मजाक समझा पुलिस ने पहले। तो बोला तुम क्या कह रहे हो मालूम है? बोला कि मैं आप कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं 60 से ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ 70, क्योंकि मैंने अपने इन्हीं हाथों से उन 70 लोगों को मारा है। तो पुलिस को लगा कि ये सीरियस है, तो पूछूं हथौड़ा हैमर? तो बोला चलिए आपको दिखाता हूँ। जिस जगह पे वो था उसी जगह पेड़ के पीछे एक जगह झाड़ी में कुछ छुपा कर चीज़ रखी हुई थी। पुलिस वाले उसको लेकर गए और वहाँ एक हथौड़ा था। उस हथौड़े को भी पुलिस ने कब्जे में लिया। अब सारे सीनियर अफसरों को खबर दी गई, लेकिन अब भी ये कंफर्म नहीं था कि ये बंदा सच बोल रहा है। हथौड़ा मिल गया, उसके बावजूद हथौड़े को जांच के लिए भी भेज दिया गया। अब उससे पूछा गया, उसके घर वालों से पूछा गया। घर वाले हैरान, कहने लगे नहीं ये पागल है, ये तो घर पे रहता है। तो उन्होंने उससे रूटीन पूछा। उन्होंने कहा हाँ रात को ये कई बार बाहर निकलता है, तो हम पूछते नहीं हैं, तो कहता दोस्तों के पास जाता हूँ, जबकि इसके दोस्त कभी घर नहीं आते और इसके दोस्त भी बहुत कम हैं। अब पुलिस वाले थ्रोली उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। पूरी उससे जब जांच पूछताछ सब हो जाती है, तब फिर पूरी कहानी और सारी कड़ियाँ जुड़ती हैं। शंकरिया जयपुर के एक मोहल्ले में रहा करता था, वहीं पैदा हुआ था 1952 में, यानी कि जब देश के आज़ाद हुए हुए 5 साल हो गए थे। और ये 1952 वही साल था जब मदर टेरेसा ने कोलकाता में होम ऑफ डाइंग नाम से अपनी एक संस्था खोली थी। तो 1952 में पैदा हुआ। माँ बाप की ख्वाहिश थी कि ये ठीक ठाक पढ़ ले, कॉलेज पास कर ले, सरकारी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि परिवार ठीक ठाक था। इसने शुरुआती स्कूली पढ़ाई लिखाई भी ठीक की, सब कुछ ठीक रहा। करीब 23-24 साल तक ये एक फर्माबरदार लायक बेटा था अपने माँ बाप का। इधर उधर इसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, कोई आवारागर्दी नहीं करता था। लेकिन फिर 25 साल की जब इसकी उम्र हुई, अचानक इसके बिहेवियर में तब्दीली आ गई। वो बहुत कम लोगों से बात करता, घर वालों से भी ज़्यादातर घर में रहता, कुछ पढ़ाई लिखाई करता, और रात को कई बार लगभग हर तीसरे दिन ये घर से निकल, जब पूछताछ हुई तो पता चला कि हर तीसरे दिन ये घर से निकलता था और फिर लेट नाइट लौटता था। अब उससे पूछा गया तो उसने अपने सारे जुर्म कबूल किए। अब बताना शुरू किया कि मैंने पहला कहाँ किया, दूसरा कहाँ किया, तीसरा कहाँ किया। अब उन जगहों पे जहाँ जहाँ लाशें मिली थी वहाँ के पुलिस रिकॉर्ड खंगाले गए, तो पता चला हाँ बल्कि उसको इसमें से 70 में से 50 की तो तारीखें भी याद थी, डेट याद था उसे। तो सारी चीज़ें जब मिलती गई, पुलिस ने चार्जशीट बनाई। इसके बाद मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद 70 कत्ल के लिए इसके खिलाफ चार्जशीट तैयार हुई, लेकिन पुलिस 63 इन 70 में से 63 ही लाशों के बारे में ज़रूरी सबूत अदालत के सामने रख पाई। 1979 में ये शुरुआत में एकदम पकड़ा गया था, मतलब शायद जनवरी का पहला हफ्ता था 1979। जब इसकी गिरफ्तारी की खबर आई और इसकी ये कि इकरार जुर्म हाँ मैंने ये मारा है, तब जयपुर से लेकर दिल्ली तक ये खबरें छपी। लोगों ने राहत की सांस ली, बल्कि ये था कि इसको सिक्योरिटी देने के लिए पुलिस को मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि एक तो कंबल और कनपटी मार के नाम से ये इतना पॉपुलर हो चुका था कि लोग इसको देखना चाहते थे। तो अदालत में भी जब इसकी पेशी होती तो बड़े छुपा कर इसको पुलिस वाले ले जाते। अदालत में गए तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त ही नहीं लिया। अदालत ने 10-15 दिन के अंदर अंदर सारी चीज़ें, पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी और इसने एक्सेप्ट किया, इसने डिनाई किया ही नहीं। इसने कहा कि हाँ मैंने मारा है। तो इससे वजह पूछेंगे क्यों मारा तुमने और क्या उनमें से किसी को जानते थे? इसने कहा नहीं, मैं उन 70 में से एक को भी नहीं जानता था। मैं मतलब हर तीसरे चौथे रात घर से निकलता था और घर से निकलते वक्त बस एक हथौड़ा अपने साथ रखता था और फिर मैं यूं ही मतलब सड़कों पर घूमता रहता था, और जहां अंधेरे में मुझे कोई शख्स दिखाई देता, मैं हथौड़ा निकालता और उसके कान के नीचे पूरी ताकत से
बहुत बड़ा मार देता, तो वो उसकी कनपट्टी पे लगता और गर्दन पे लगता, कनपट्टी भी टूटती, गर्दन भी टूट जाती। बोला जब वो लगता और वो जब वो चीखता सामने वाला, तो मुझे उसकी चीख बहुत अच्छी लगती थी। तो जब पहली बार मारा तो जब वो चीखा, तो फिर मैंने दोबारा मारा, वो फिर चीखा, लेकिन उसके बाद वो खामोश हो गया, चीखा ही नहीं। तो वो चीख मुझे अधूरी लगी। मुझे लगा ये वो पहली बार जब हिट किया था तब उसकी चीख अच्छी थी। जब मैं लौट आया, बट फिर मुझे लगा कि कुछ मिसिंग है, और मेरे दिमाग में ये था कि वो चीख फिर से सुनना। ऐसा लग रहा था जैसे कोई संगीत या धुन या क्या है। तो बोला बस 2 दिन रुका, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं फिर निकला। फिर मैंने एक शख्स को देखा और अंधेरे में निकला, और चूँकि उसको पहली बार मुझे ये मालूम नहीं था कि कहाँ पे मारना है, बस सर के पास मारना है, इतना तो पता था। लेकिन जो चीखा था तो मुझे लगा था कि मैंने उसको कनपट्टी के पास मारा है और गर्दन के पास, तो वहाँ से उसने ज़्यादा बेहतर तरीके से चीखा। इसलिए अगले शिकार को मैंने जानबूझ कर वहीं मारा, और वो भी वैसे ही चीखा, और उस चीख को फिर सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। बोला फिर तो ये हो गया कि मुझे उन लोगों की चीखें अच्छी लगती, इसके अलावा मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो बस मैं हर तीसरे, चौथे, दूसरे, 5वीं रात निकल लेता, और कई बार ऐसा भी हुआ कि निकला और खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि कुछ शिकार मिले सन्नाटे में, लेकिन उनके साथ 1 से ज़्यादा लोग थे, और मुझे लगा 1 से ज़्यादा लोगों में मैं पकड़ा जाऊँगा, फिर मुझे ये लोग मारेंगे। तो एक को मारना मेरे लिए आसान था, 2-4 लोगों के बीच में जाकर नहीं मार सकता था। तो इसने कहा सिर्फ उन चीखों को सुनने के लिए, क्योंकि वो चीख सुनकर मुझे मज़ा आता था, और मैं इसी मज़े के चक्कर में एक एक कर 70 लोगों को मार डाला, और अगर न पकड़ा जाता तो मालूम नहीं है गिनती कहाँ जाती। ये बात उसने अदालत में भी कही, चार्जशीट में भी थी। अदालत ने जब सुना तो उससे यकीन नहीं हुआ कि इसकी उम्र उस वक्त 26.5 साल के करीब थी। महीने से पहले ही लोअर कोर्ट ने उसको सजाए मौत दे दी। वो फिर राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने भी 70 लाशें, सब कुछ, उम्र कैद, सजाए मौत दे दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सजाए मौत दी। प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन दाखिल की गई, वो रिजेक्ट हो गई, और ये सब कुछ 4.5 महीने के अंदर हुआ। सब कुछ निर्भया वाला आपको सुनाया था कि 10 साल तक कैसे घुमाया गया, यहाँ कुछ नहीं, 4.5 महीने। 16 मई 1979, ये 1979 जनवरी में अरेस्ट हुआ, और 1979 16 मई जयपुर सेंट्रल जेल में शंकरिया उर्फ कनपट्टी मार को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया, और उसे फांसी दी गई। जब उसे फांसी दी गई तब उसके जो आखिरी शब्द थे वो ये थे कि मैंने खामख़ा मज़े के लिए इतने लोगों को मार दिया, मेरे जैसा कभी मत बनना। ये उसकी लाइनें थी 2, कि मैंने खामख़ा मज़े के लिए इतने लोगों को बेवजह मार दिया, मेरे जैसे मत बनना। इसके बाद उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया जयपुर सेंट्रल जेल में 16 मई 1979। उस वक्त जब ये चढ़ा तब पूरे 27 साल का भी नहीं हुआ था, और 79 में फांसी पर चढ़ने वाला ये देश का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर था। तो कत्ल करने के बहुत सारे वजह होते हैं, ऐसे अजीब वजह भी होते हैं। गज़ल गायकी की दुनिया में, गज़ल गाने वालों में एक ऐसा नाम मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ना सुना हो, हम आप सभी ने, पंकज उधास। पंकज उधास की आज अचानक मौत की खबर आई। हालांकि वो लंबे वक्त से बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था, लेकिन 72 साल की सिर्फ उम्र में पंकज उधास का यूँ जाना, गज़ल गायकी के जितने भी शौकीन लोग हैं, शौक़ रखते हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान। मुझे याद है खुद मैं जब एक नाम फिल्म आई थी और चिट्ठी आई है, ये जब भी गाना बजता था तो आंखें नम हो जाती थी, और ख़ास तौर पर वो लोग तो इस गाने को बहुत दिल के करीब मानते हैं जिनका कोई अपना घर से दूर हो। ज़रूरी नहीं है विदेश में ही हो, गाँव में हो, लेकिन शहर में कमाने गया हो। तो एक से एक उनके गज़ल, उनके गाने जो लोगों तक पहुँचे, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि उनसे कई बार मिला। आखिरी बार 2019 में मेरी मुलाकात हुई थी साहित्य में, तब वो आए थे और बड़े प्यार से मिले थे, और मुझे बड़ी खुशी हुई थी उस दिन जब उन्होंने कहा था कि वो भी कहानी सुनते हैं और मेरा शो देखते हैं। और बहुत लंबी बात हुई थी, क्योंकि निदा फाजली साहब को मैं जानता हूँ, जिनके बहुत सारे गीत उन्होंने गाए थे गज़ल के तौर पर।
तो अचानक जब ये खबर आया तो पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन मौत यकीनी है, हर एक को आनी है। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, पूरे परिवार को सब्र दे, और पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से पंकज उदास को भावभीनी श्रद्धांजलि। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ऐसी चीज़ें अपने ही देश में हो सकती। इस कहानी में किस किस को रों? पुलिस को, कानून को, अदालत को, फैसले को, मुलजिम को, या फिर इस पूरी सच्चाई को जानने के बावजूद अनजान बने रहे या अंधे बने रहे तमाम लोगों को। ये कहानी बिहार के मुजफ्फरपुर की है। बात है 4 नवंबर 2012 की। 2012 4 नवंबर को मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले एक स्कूल टीचर, जिनका नाम अनंत राम है, उनके ऊपर एक महिला रेप का इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि उन्होंने, अनंत राम जो टीचर है, उन्होंने न सिर्फ उसका यौन उत्पीड़न किया बल्कि उसके साथ रेप किया। अब रेप का मामला संगीन, महिला का बयान, तो फौरन पुलिस ने मुजफ्फरपुर में एक पुलिस स्टेशन पड़ता है अहियापुर, इस नाम को याद रखना ज़रूरी है इस कहानी को समझने के लिए। तो मुजफ्फरनगर के इसी थाने अहियापुर की पुलिस ने FIR दर्ज किया और अनंत राम स्कूल टीचर मास्टर साहब को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद पुलिस कस्टडी में रखा, फिर जुडिशल कस्टडी में जेल भेज दिया। अब मास्टर साहब के परिवार, उनकी पत्नी, सभी ने वकीलों की तलाश शुरू की, कोई मिले जो इस झंझट से उन्हें बाहर निकाले। आखिरकार एक मुजफ्फरपुर के ही क्रिमिनल लॉयर SK झा साहब आए। उन्होंने कहा पहले मैं केस को पढ़ूंगा और देखूंगा क्या फैक्ट है, और अगर लगा कि मास्टर साहब बेकसूर हो तो मैं ये मुकदमा लड़ूंगा। उसके बाद उन्होंने शुरुआती केस स्टडी करनी शुरू की। जब करनी शुरू की तो शुरुआत में ही केस को पढ़ने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि उनका मुवक्किल यानी कि अनंत राम बेकसूर है। उन्होंने कहा मैं ये मुकदमा लड़ूंगा, और इसके बाद इस मुकदमे की लड़ाई शुरू होती है। एक ऐसी लड़ाई जिसकी दूसरी मिसाल आपको शायद कहीं और मिलेगी ही नहीं। अब जब झा साहब ने, जो वकील हैं, उन्होंने केस को स्टडी किया तो अजीब चीज़ें पता चली। पहले तो उन्होंने पूछा अनंत राम से कि तुमने किया है रेप? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर उस महिला ने तुम पे रेप का इल्ज़ाम क्यों लगाया? तब उसने कहानी सुनाई। अनंत राम ने बताया कि मैंने उस महिला के पति को 1.25 लाख रुपए उधार दिया था, क्योंकि उससे मेरी जान पहचान थी, दोस्ती थी। लेकिन तय वक्त पर उसने उधार की रकम लौटाई नहीं, तो बार बार मैं तकाजा करने लगा। जब मैं उससे मांगता तो बहाने बनाता। काफ़ी दिन बीत गया, फिर मुझे एक दिन गुस्सा आया, मैंने कहा मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। और जब मैं ये बोल कर आया उसके बाद ही 4 नवंबर 2012 को अचानक पुलिस मेरे पास आ जाती है और कहती है कि आपने उस महिला का रेप किया। तो ये पैसे की वजह से सारी चीज़ें हुई, ये उन्होंने सरसरी बताई वकील साहब को। उन्होंने कहा समझिए कि ठीक है, चलो पैसे का लेन देन है, रेप का मामला नहीं है। अब एक रेप केस में आमतौर पर पुलिस मेडिकल करती है, बाकी जो चश्मदीद हैं, विटनेस हैं, उन सबसे पूछताछ करती है, बाकी बातें होती हैं, सबूत इकट्ठा करती है। लेकिन इस केस की जो मैंने कहा ना दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी, यहीं से आप चौंकना आप शुरू कीजिए। जब वकील साहब SK झा साहब ने इस केस की स्टडी की तो सबसे पहले रेप के दिन क्या क्या हुआ उन्होंने उसके बारे में बयान जो अनंत राम उनके लिए, और जो FIR में लिखा था उसको पढ़ा। अब FIR की कहानी जब पढ़ी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। FIR में लिखा है कि महिला ने अपने बयान में, आरोप में लिखाया कि 4 नवंबर 2012 की शाम करीब 6 से 7 बजे के दरमियान वो अकेली थी, घर पर थी, और स्कूल टीचर वो आए, यही अनंत राम, और उन्होंने उसके साथ रेप किया। टाइम भी है शाम के 6 बजे के आसपास। अब इत्तेफाक से उसी दिन दोपहर को 3-4 बजे से अनंत राम सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट थे। 6 बजे रेप का इल्ज़ाम लग रहा है और वो 3-4 बजे सरकारी हॉस्पिटल में। अब यहाँ हो सकता है कि आदमी झूठ बोले, भैया आजकल तो फर्जी दाखिला भी आप करा सकते हैं, अस्पताल में कुछ पैसे दीजिए, वो आपका दिखा देंगे एडमिट पहले का है। लेकिन यहाँ ये भी नहीं हो सकता था। पूछे क्यों? हुआ ये कि उसी दिन
अनंत राम को उस महिला जिसने रेप का इल्ज़ाम लगाया उसने और उसके पति ने और उसके लोगों ने पीट दिया। वो अपने पैसे लेने के लिए गए थे दोपहर को। जब पिटाई कर दी तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया कि ये लोग मुझे मार रहे हैं, मुझे बचाइए। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फिर घायल अनंत राम को उठाकर ले जाकर सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट कर दिया। बाकायदा MLC मेडिकल लीगो जो डॉक्यूमेंट है वो भी हुआ कि ये मारपीट का मामला और इनको चोट आई है और इसलिए इस सरकारी अस्पताल में इनको एडमिट किया। पुलिस ही ले जाकर अनंत राम को अस्पताल में एडमिट करा रही है, पुलिस MLC लिख रही है, पुलिस वो टाइम लिख रही है और फिर वही पुलिस उसी दिन इस महिला के बयान पर अनंत राम को उस महिला के रेप के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेती है। कायदे से ये मामला तो थाने में ही उसी वक्त आईने की तरह साफ हो जाना चाहिए, क्योंकि महिला लिखा रही है शाम 6 बजे 4 नवंबर 2012 और ये भाई जो स्कूल टीचर हैं तो 3-4 बजे से अस्पताल में और खुद पुलिस अस्पताल में एडमिट करा रही। तो सारे सबूत तो आपके पास हैं कि जो बंदा अस्पताल में है वो कैसे रेप कर सकता है और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। खैर, अब ये सारी चीज़ें हुई, झा साहब की यहीं से लड़ाई शुरू हुई। उन्होंने कहा मेरा मौकिल तो बेकसूर है, आसानी से निकलवा लूँगा। अब इत्तेफाक से उस वक्त जो इस केस के आईओ थे, जो अहियापुर थाना है, उनका नाम था दरोगा रामचंद्र। अब दरोगा रामचंद्र इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, सब कुछ अदालत में हुआ। अब अदालत में ट्रायल शुरू मुकदमे का। जब ट्रायल शुरू हुआ तो जज साहब ने कहा भाई ये रहे अनंत राम जो मुलजिम है, ये उनके वकील SK झा। अब सरकारी वकील जो पुलिस की तरफ से वो भी पेश है। अब अदालत ने कहा कि आईओ साहब यानी दरोगा रामचंद्र को पेश किया जाए। ये बात है 2013 का, क्योंकि नवंबर 4 2012 का ये केस था। तो उसके बाद करीब 6 महीने बाद, आप मान के चलिए मई-जून 2013, कोर्ट ने कहा आईओ को पेश किया जाए। दरोगा साहब जिन्होंने इस केस की पूरी जांच पड़ताल की और जिनकी वजह से चार्जशीट दाखिल हुए यानी आरोप पत्र। अब उस दिन वकील SK झा साहब का दिमाग ही सन्न हो गया। कोर्ट में बताया गया कि जो आईओ हैं दरोगा साहब रामचंद्र जी, ये तो इस दुनिया में ही नहीं है, इनकी मौत हो चुकी है। अब हो सकता है कई बार भाई केस चल रहा है, किसी की मौत हो जाए, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, हो सकता है। चौंकने की बारी तब आई जब कोर्ट में उनकी बीवी की तरफ से लिखा हुआ एक हल्फनामा और एक डेथ सर्टिफिकेट पेश किया गया कि दरोगा जो रामचंद्र हैं इनकी मौत 2009 में ही हो गई, 2009, यानी कि इस रेप केस से 3 साल पहले इस रेप केस के आईओ इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, उनकी तो मौत ही हो चुकी थी। तो अब सवाल यह कि 3 साल बाद दरोगा साहब की भूत आत्मा इस केस की जांच कर रही थी। जब वो इस दुनिया में नहीं है, 3 साल पहले मौत हो चुकी है, तो इस केस का आईओ कौन था? इस केस पे दस्तखत किसने किए? इस केस में चार्जशीट किसके कहने पे दाखिल हुआ? इस केस में हर जगह आईओ के तौर पर दरोगा रामचंद्र का नाम कहाँ से आ गया? पता क्या हो सकता है उस थाने में ये जो अहियापुर है कोई और दरोगा साहब हो रामचंद्र के नाम पर, ये किसी और पुलिस स्टाफ का नाम हो, पता चला इस नाम का तो कोई है नहीं। अब अदालत ने कहा कि कमाल है, लेकिन कमाल उससे भी ज़्यादा अदालत का। उसने कहा अच्छा 3 साल पहले मर चुके हैं, चलिए बाकी केस। अब वो उन्होंने बाकी दिया, महिला का तो बयान था ही था, सारी चीज़ें थी। SK झा साहब को लगा था जो केस बड़ा आसान है। इन तमाम जो आंखें खोलने वाली चीज़ें उसके बावजूद मुजफ्फरनगर की लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। एक ज़बरदस्त ऐतिहासिक फैसला ये कि जो महिला का इल्ज़ाम था वो सच था। टीचर अनंत राम ने उसका रेप किया और इसीलिए अनंत राम को 7 साल की सज़ा दी जाती है। अब जब ये फैसला आया तो SK झा साहब का दिमाग सन्न। जिस केस के आईओ का फर्जीवाड़ा की जो जांच कर रहा 2009 में ही मर चुका और 12 में वो फिर से आईओ कैसे बना? जिस केस में यह है कि जिस वक्त रेप हुआ महिला रिपोर्ट लिखा रही है, उस वक्त खुद पुलिस की निगरानी में जो मुलजिम है वो अस्पताल में है, भर्ती, इलाज चल रहा है उसका, कोई विटनेस के कोई सबूत नहीं, फिर भी लोअर कोर्ट ने मान लिया मुलजिम से मुजरिम और 7 साल की सजा सुना दी। जब ये फैसला आया उसी दिन इस
क्रिमिनल लॉयर, वकील जो एस.के. झा साहब, इन्होंने कोर्ट के अंदर, कोर्ट कैंपस में, कोर्ट परिसर के अंदर एक प्रतिज्ञा ली। इस प्रतिज्ञा को लेते हुए उन्होंने, वो एक जनेऊधारी थे, जनेऊ बहुत आपको पता है पहना जाता है, उसके साथ बाकायदा सारी चीज़ें करने के बाद उन्होंने कोर्ट में अपने उस जनेऊ को उतार दिया, और जनेऊ को उतारने के बाद उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, कसम खाई, और वो ये कि जब तक वो अपने मुवक्किल, स्कूल टीचर अनंत राम को बाइज्जत बरी नहीं करवा देंगे, इस जनेऊ को दोबारा धारण नहीं करेंगे। ये एक वकील अपने मुवक्किल के लिए भरी अदालत में, अदालत कैंपस के अंदर एक कसम खाता है, प्रतिज्ञा लेता है, और इसके साथ ही वो जनेऊ उतार देता है। अब कसम तो खा ली, लेकिन कसम पूरा कैसे करें, राह में बड़ी अड़चने। अब उन्होंने अपनी कोशिश शुरू की, दोबारा केस स्टडी करना शुरू किया कि कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे चूक हुई। उन्होंने सारे बयान, सारी चीज़ें, कोर्ट के जजमेंट सबके दोबारा से पढ़ डाला। फिर उन्हें लगा कि अगर उनका इधर, अब अनंत राम जेल जा चुका है क्योंकि कोर्ट ने 7 साल की सज़ा सुना दी है, और उन्हें पता है कि ये बेकसूर है, पर उसको बाहर कैसे निकालें। तो लगा कि इसको बाहर निकालने का एक तरीका है, अगर उस भूत या आत्मा या उस जिंदा मुर्दा आयु यानी कि दरोगा का सच बाहर आ जाए तो सब कुछ क्लियर हो सकता है। अब वो पड़ गए उस दरोगा साहब की सच्चाई को जानने के लिए, लगे रहे कि दरोगा साहब कहाँ हैं। जो हल्फनामा और डेथ सर्टिफिकेट दिया गया था उसमें उनकी मौत की तारीख थी 15 दिसंबर 2009, और ये केस दर्ज हुआ था 4 नवंबर 2012, यानी लगभग 3 साल। तो 3 साल पहले जिस शख्स की मौत हो गई, 3 साल बाद वो एक रेप केस का इन्वेस्टिगेटिंग अफसर कैसे था। यहीं से उन्होंने अब अपनी तरफ से पड़ताल शुरू की कि भैया ये दारोगा रामचंद्र का कहाँ है, और कसम खा रखी है। भटकते रहे, इधर उधर ढूंढते रहे। इस दौरान में उन्होंने लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया तमाम ग्राउंड्स के ऊपर। अब पता चला कि रामचंद्र जी कभी वहाँ हैं, कभी वहाँ हैं, जहाँ जाते तो कभी मिलता नहीं। आखिरकार फिर इन्हें पता चला कि ये पटना में सीआईडी डिपार्टमेंट, तो बड़ी मुश्किल से पता चला कि दरोगा साहब रामचंद्र जी पटना सीआईडी में पोस्टेड है। अब ये वहाँ तक किसी तरह पहुँचे। इधर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। अब रामचंद्र अपने आप को गायब कर रहे हैं, कह रहे नहीं मैं तो वो हूँ नहीं। अब वकील साहब उसकी कुंडली निकाल रहे हैं। करते 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 आखिरकार उधर 6 साल 9 महीने करीब अनंत राम स्कूल टीचर जेल में रहते, फिर हाई कोर्ट गए। अब ये भटक रहे हैं, लेकिन एक मुर्दे को जिंदा कैसे साबित करें, क्योंकि दरोगा की वाइफ ने डेथ सर्टिफिकेट दे रखा है और ये तक बता रखा कि हमें तो पुलिस से पेंशन मिल रहा है। यहाँ पे कमाल ये भी, इसीलिए मैंने कहा कि ऐसी अनोखी कहानी नहीं मिलेगी। एक पुलिस वाला जो जिंदा है, उसकी वाइफ और उसको कह रहे हैं कि पेंशन मिल रहा है। दूसरी तरफ वो आईओ भी बनता है और 3 साल पहले मर भी चुका है, उसके दस्तखत भी हैं। ये कमाल कैसे हो सकता है। खैर ढूंढते ढूंढते वो ढूंढते रहे, और आखिरकार जब पता चला कि रामचंद्र ने झूठ बोला था, दरोगा ने, वो जिंदा था, और वो चुपचाप वहाँ से उसकी पोस्टिंग हो गई तो किसी को पता नहीं चला। फिर वो अपनी जानबूझ के इधर उधर पोस्टिंग कराता रहा और लास्ट में पटना पहुँचा ताकि किसी को पता ना चले। और उसके बाद वो रिटायर भी हो गया। रिटायर के बाद वो पेंशन भी ले रहा है। लेकिन जब जब इस केस में बात आए तो यहाँ पे उसने अपना डेथ सर्टिफिकेट बीवी के ज़रिए इसलिए दिलवा दिया क्योंकि उसे मालूम था कि इस केस में सारी उसने बेईमानी की है, क्योंकि सारे चीखते हुए सबूत थे कि जिस दिन रेप हुआ वो सरकारी अस्पताल में पुलिस की निगरानी में था। उसी दिन पुलिस में उसके मामला भी दर्ज हुआ। उस रेप से 4 घंटा पहले एक घायल शख्स जो अस्पताल में पुलिस वालों ने जिसको भर्ती कराया, वो 4 घंटे बाद कैसे रेप करेगा, जबकि वो अस्पताल से अगले दिन डिस्चार्ज हुआ है। लेकिन उसे मालूम था उसने पैसे खा रखे थे इस फैमिली से जिस महिला ने रेप के इल्ज़ाम लगाए थे। तो उसे मालूम था कि इसकी तो भद्दे पिट जाएगी, हो सकता है उससे पहले जो उसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं वो भी सामने खुल जाएगा। तो इसलिए उसने अपने आप को छुपा दिया। उसका रिटायर हुआ, पेंशन भी लेता रहा, लेकिन कागज़ों पे वो मरा हुआ था जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत थी। जब ये सच्चाई पता चली उसके बाद झा साहब अपनी कोशिश से लड़ते रहे
और आखिरकार जो हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट, उसने अपना फैसला सुनाया। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि जितने सबूत हैं, इन तमाम सबूतों को देखते हुए ये साफ लगता है कि ये केस फर्जी है। और उसके बाद पटना हाईकोर्ट ने अनंतराम टीचर को इस रेप के मामले से बरी कर दिया। 6 महीने 9 साल अनंतराम जेल में रहा, रेप के दाग के साथ। उसकी सोसाइटी में, स्कूल में, सब जगह इज्जत गई, नौकरी गई। उसके बाद हाई कोर्ट ने बरी किया। अब ये सारी चीज़ें उसे शायद वापस तो मिल जाएंगी, लेकिन वो बदनामी के दाग और कम से कम 7 साल तो उसे मिलेगा नहीं। अब फैसला आ गया। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये कोर्ट के फैसले के बाद है। कोर्ट के फैसले के बाद बाकायदा कोर्ट के परिसर में तमाम वकील, इनके सारे जानते थे, उनको सबको ये पता था इसके झा की इस प्रतिज्ञा के बारे में। वो सब लोग मौजूद हुए। वहीं एक मंदिर, उसी मंदिर में बाकायदा तमाम पुजारी के मंत्र के बीच जो जनेऊ धारण करने की सारी जो धार्मिक रीतियाँ होती हैं, उनको पूरा करते हुए अपने उस प्रतिज्ञा को जब मुवक्किल उनका बेकसूर साबित हुआ, तब उन्होंने 12 साल के बाद उस जनेऊ को दोबारा धारण किया। ये क्रिमिनल लॉयर की प्रतिज्ञा थी। अब यहाँ पे ये कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। क्यों? एक पुलिस अफसर, एक केस का आईओ, रेप जैसा संगीन मामला, वो बीच केस में जिंदा और मुर्दा कैसे हो जाता है? 2, एक महिला, इस केस में ये भी है कि जब ये कोर्ट में गया तो महिला ने कई पर्ची लिखी कि मैंने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। केस ये कोर्ट में भी गया, अदालत ने नहीं माना। टाइमिंग, पैसों का लेन देन, आयुओं का युग, भाग जाना, या पहले तो मौत की 2009 और 12, अदालत और जज साहब को तो उसी वक्त इस पॉइंट पे ही इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, जांच का हुक्म देना चाहिए, तो सच्चाई सामने आ जाती, लेकिन नहीं हुआ। फिर भी कोर्ट ने फैसला सुना दिया और एक बेकसूर को 7 साल तक जेल के अंदर बिना गुनाह के रहना पड़ा। अब सवाल ये है कि रिहाई के बाद और हाईकोर्ट के फैसले के बाद वो पुलिस वाला जो अब पेंशन ले रहा है, जिसने ये सारी साजिश रची, जो जिंदा होते हुए भी अपनी बीवी के जरिए अपने मुर्दा होने का सर्टिफिकेट कोर्ट में देता है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उसको जेल नहीं भेजा जाना चाहिए? क्या उसके सारे पेंशन नहीं रोके जाना चाहिए? इसको लेकर अब एसके झा साहब दोबारा मुहिम शुरू कर रहे हैं कि अपने मुवक्किल को तो उन्होंने इंसाफ दिला दिया, लेकिन इस इंसाफ की राह में जो रोड़ा बना ये पुलिस अफसर, इसके खिलाफ कानून को कार्रवाई करनी चाहिए। और ये ज़रूर है कि करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही एक तो अदालत का काम डिले होता है, दूसरा कि सफ़ेद काला, काला सफ़ेद, यही सारी चीज़ें होती हैं। तीसरा, उन्होंने अब मानवाधिकार आयोग से भी अपने इस मुवक्किल के लिए, यानी कि टीचर अनंतराम के लिए, हर जाने की मांग की है और कहा है कि उसे पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि उसने खामखा सफ़र किया है। एक मैंने पता नहीं आपको कहानी सुनाई थी कि नहीं, यूएस में अभी हाल में एक फैसला आया था जिसमें एक शख्स जिसके ऊपर रेप और मर्डर के चार्जेस थे, पहले उसको डेथ पेनल्टी भी दे दी गई, फांसी की सज़ा, फिर उसको उम्र कैद में बदल दिया गया। करीब 37 साल तक वो जेल में रहा। जो लाश मिली थी उस पर कुछ दांतों के निशान थे, तो उसके डेंटिस्ट ने ये कहा था कि ये दांतों के निशान इसी के हैं, लेकिन उस वक्त डीएनए और ये सारी चीज़ें थी नहीं, तो 37 साल तक रहा। 37 साल के बाद अब अभी पिछले महीने, बल्कि इसी महीने एक फ़ैसला आया। फ़ैसला ये था कि जब डीएनए, अब चूँकि अब डीएनए इतना एडवांस हो चुका है कि पता हो जाता है, तो डीएनए की रिपोर्ट आई, पता चला जिस शख्स को 37 साल से जेल में रखा है, जिसको फांसी की सज़ा भी दे दी गई थी, डेथ पेनल्टी, उसका मैच ही नहीं किया, बल्कि उस डेटाबेस से 2 और अनजान लोगों के मैच किए, और उनको जब पकड़ा गया तो पता चला असली कातिल वो था। तो अब इस शख्स को छोड़ा गया। जब छोड़ा गया तो अदालत ने एक आदेश दिया सरकार को, ये शायद कैलिफोर्निया स्टेट को, कि आप इसको 37 साल तक आपने जेल में रखा है, इसको पैसे दीजिए। और वो जो इंडियन करेंसी में है वो अराउंड 116 करोड़ है, 116 करोड़ रुपये मुआवजा, क्योंकि 37 साल उसने बेगुनाह होते हुए जेल में काटे। यहाँ अनंतराम ने 7 साल जेल में काटे। देखते हैं क्या मिलता है। इससे पहले 20-20 साल, 15-15 साल ऐसे लोगों ने काटे, क्या मिला। लेकिन ये अपने आप में बेहद अजीब कहानी है, और इस पूरी कहानी में सैल्यूट करने लायक
हमारे क्रिमिनल लॉयर हैं एसके झा, जिन्होंने इस केस को जीतने के लिए, क्योंकि उन्हें भरोसा था अपने मुवक्किल पर, वो प्रतिज्ञा ली जिसको 12 साल बाद उन्होंने पूरा किया। ऐसे वकील हों जो सच को सच और झूठ को झूठ साबित करें, उसकी ज़रूरत है इस देश को। लेकिन कानून को भी देखना चाहिए, अदालत को भी, कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि बहुत सारे लोग, आप ही लोग लिखते हैं, एक लोअर कोर्ट का फैसला आता है और एकदम अपोजिट उल्टा उसके ऊपर कोर्ट, उसके ऊपर का फिर अलग हो जाता है। इतनी सारी विरोधाभास कहाँ से आती है? बेसिक एविडेंस तो सारी चीज़ें हो सकती है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन अगर हर अदालत बारीकी से उन चीज़ों को देखे तो शायद बहुत सारे जो छूट जाते हैं वो छूटे नहीं। 34 साल बाद एक केस का क्या हश्र होता है, और एक राज जो 34 साल बाद भी क्या बाहर आता है। बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं इससे। तो खैर, फॉलो अप कल, लेकिन आज की कहानी हम शुरू करते हैं। पुरानी कहावत है कि मुजरिम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अगर पुलिस अपने ऊपर आ जाए, और पुलिस के साथ आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी है, तो फॉरेंसिक और इन सारी चीज़ों का ढंग से और सही इस्तेमाल हो, तो कोई भी मुजरिम कभी कानून से बच नहीं पाएगा। अब ऐसा भी ना हो जैसे अपने हुआ कि डीएनए का सैंपल ही उठाना नहीं मालूम, तो फिर तो केस का कबाड़ा ही होगा। लेकिन सच में अगर किसी केस के पीछे पुलिस पड़ी रहे और उसको क्लोज ना करे और मौके का इंतजार करे कि कब कहीं से एक सुराग, एक सबूत सामने आ जाए, केस खुल जाए, तो फिर वो खुलता है। लंदन पुलिस ने पूरे 30 साल तक एक केस को सुलझाने का इंतजार किया। एक ऐसा केस में जिसमें कोई क्लू नहीं, कोई कातिल का सुराग नहीं, कोई चश्मदीद नहीं, कोई मोटिव या वजह नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, इंतजार करती रही। बीच में फिर एक पल ऐसा आया कि चलो अब नई टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेते हैं। तब भी उस वक्त वो चीजें नहीं मिली, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा टेक्नोलॉजी थोड़ा और ग्रो करे, और आखिरकार वो दौर भी आया। और उसके बाद 30 लंबे साल के बाद कातिल सबके सामने था। ये कहानी है ब्रिटेन की। वेस्टमिंस्टर इलाके में मारिया कॉपेल नाम की एक महिला रहा करती थी। 1994 की बात है, तब उसकी उम्र 39 ईयर, 39 साल की थी मारिया की शादी हो चुके थे, 2 बच्चे थे, और उसका अपना पति, उसके साथ ठीक ठाक रिश्ता। तो वो कभी ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा या कुछ, लेकिन मारिया अलग रहती थी और वीकेंड पे, सैटरडे और संडे को, वो अपने पति के पास जाया करती थी और उसके साथ वक्त गुजारा करती थी और फिर वापस आ जाती थी। मारिया के 2 बच्चे थे, लेकिन दोनों बच्चे माँ बाप के पास नहीं रहते थे। असल में मारिया के पेरेंट्स कोलंबिया के रहने वाले थे और उसके दोनों बच्चे अपने नाना नानी के पास पल रहे थे। मारिया यहाँ काम करती थी, पति के साथ थी, खुश थी, और बीच बीच में जो भी वो पैसे कमाती अपने माँ बाप के पास अपने बच्चों के लिए भेजा करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था रूटीन के हिसाब से। मारिया 5 दिन काम करती, फिर 2 दिन अपने पति के पास उसके घर चली जाती, फिर वापस आती और वेस्टमिंस्टर में अपना काम करती और रहती। बीच में पैसे कमाने के लिए मारिया कुछ कुछ वक्त के लिए एक सेक्स वर्कर के तौर पे भी काम किया करती थी। ये बात उसके पति को मालूम थी, लेकिन उसका पति ये भी जानता था कि वो बहुत मेहनत करती है और अपने बच्चों के लिए बहुत फिक्रमंद है। पैसे और कहीं से मिल नहीं रहे हैं, अच्छी जॉब नहीं है, तो माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप और बच्चों के लिए उसने ये भी कुर्बानी दी। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान में हुआ यह कि 1996 8 अगस्त की तारीख थी। मारिया का जो हस्बैंड था, उस वीक मारिया हमेशा पाबंद थी आने की। सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे को साथ रहती थी, संडे लौट जाती थी। लेकिन 8 अगस्त को मारिया आई नहीं उसके पास। उसे लगा कुछ हुआ होगा या कोई काम हो गया होगा, तो खैर उसके बाद वो अपने काम में बिजी हो गया। लेकिन 2-3-4 दिन बीत गया, मारिया का कोई कांटेक्ट भी नहीं, कोई फोन भी नहीं, कुछ नहीं। अब उसे थोड़ी फिक्र होने लगी। करीब 8 दिन बीत गए जब उसने कहा कि चलो शायद आ जाएगी। नेक्स्ट फ्राइडे भी जब आ गया और मारिया नहीं आई, लगातार ये दूसरा वीक था, तब मारिया के हस्बैंड को चिंता हुई। इसके बाद वो वेस्टमिंस्टर पहुंचता है मारिया के घर। मारिया के घर जब जाता है तो देखता दरवाजा खुला हुआ है
दरवाजे के अंदर जैसे ही दाखिल होता है तेज बदबू आती है। मारिया की लाश वहां पड़ी हुई थी। उसको देखकर लग रहा था कि उसकी मौत कुछ दिन पहले हुई है। आसपास में सूखे हुए खून के निशान, धब्बे थे जमीन पर, और बाकी घर में ऐसी कोई लूटपाट नहीं थी। बदहवास मारिया के पति ने फौरन पुलिस को खबर किया, पड़ोसी भी आए, पुलिस आई। पुलिस ने अब एक मर्डर का केस दर्ज किया, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पता चला ये लाश कम से कम 6-7 दिन पुरानी है। अब कातिल की तलाश शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले मारिया के घर की ही तलाशी ली। एक शॉपिंग बैग मिला मारिया के घर से पुलिस को। अब बहुत सारे दुकानों में जाते हैं तो वो बैग देते हैं जिसमें आप अपना सामान खरीदा हुआ रख कर ले आते हैं। आजकल तो उसके पैसे भी ले लेते हैं कई जगह। तो वो एक बैग पड़ा हुआ था, किसी ग्रोसरी शॉप से उसने कुछ लिया होगा। अब वो जो बैग पे बाकायदा उस शॉप का नाम था, तो वो एक शॉप पड़ा हुआ था और इसके अलावा खून की बूंदें थी और कुछ था नहीं। फिर पति से पता चला कि उसका एक क्रेडिट या एटीएम कार्ड है, वो उसके पर्स वर्स में मिला नहीं। अब पुलिस तफ्तीश करती है सबसे पहले उसी ग्रोसरी शॉप से। वो जाती है उस शॉप पर, पूछती है दुकानदार से कि ये बैग यहीं का, वो बताते हैं। अच्छा, हुआ ये कि इस दौरान में जब घर में पुलिस ने सारी तलाशी ली, फिंगरप्रिंट्स उठाए, ब्लड के सैंपल लिए, तो उन्हें कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले। फिंगरप्रिंट्स बैग पर भी थे, लेकिन जो बैग पर फिंगरप्रिंट्स थे वो मारिया के नहीं थे, किसी और के थे। तो पुलिस को लगा कि ये तो कातिल का ही हो सकता है। खैर, अब पुलिस उस बैग के जरिए उस शॉप तक पहुंचती है और शॉप वाले से जाकर पूछती है कि भाई ये बैग आपका है? वो बताते हैं कि हाँ, हमारे शॉप का है। तो पुलिस उस शॉप पे जितने भी लोग काम करते हैं उनके सबके फिंगरप्रिंट्स लेती है, क्योंकि बैग पे जो फिंगरप्रिंट्स मिला था उससे मैच करने के लिए। जब सबके लेती है तो एक शख्स का फिंगरप्रिंट मैच कर जाता है। उस शख्स का नाम था संदीप पटेल। उस वक्त उसकी उम्र थी सिर्फ 21 साल और वो एक स्टूडेंट था, पार्ट टाइम उस शॉप पे काम करता था। इंडियन ओरिजिन का संदीप, रहता ब्रिटेन में था लेकिन भारतीय मूल का था। अब बैग पे फिंगरप्रिंट मिला और मैच कर गया, लेकिन अब पुलिस की परेशानी ये थी कि भाई अगर कोई सामान खरीदने जाएगा, कोई बैग किसी के हाथ में देगा, तो उसके भी तो फिंगरप्रिंट होंगे। तो यहां ये कैसे कह सकते हैं कि संदीप पटेल की उंगलियों के निशान उस बैग पर हैं? इसका मतलब है वही कातिल है, क्योंकि बैग उसी ने दिया और ये इस बात के सबूत थे। तो फिर कैसे? इसके अलावा संदीप पटेल के बारे में उन्होंने और कुछ चेक किया तो उस वक्त कुछ पता ही नहीं चला। तो एक फिंगरप्रिंट एक बैग पर, वो भी उस शॉप से, और शॉप से कोई भी दे सकता है, तो उसका आना लाजमी था। तो कोई पुख्ता सबूत मिला नहीं। पुलिस ने संदीप पटेल से पूछताछ करके उसे छोड़ दिया। वैसे भी 21 साल का स्टूडेंट था। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया। पुलिस इस केस की तफ्तीश में लगातार लगी रही, इधर उधर ढूंढती रही। बहुत सारे ऐसे जो सेक्स वर्कर के दुश्मन हैं उनके खिलाफ भी अलग अलग बहुत सारे क्रिमिनल, बहुत सारे ऐसे बाकी छोटे मोटे बदमाश। कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। करीब 96 से 16 साल बीत गए। 2012 आ गया। अब 2012 में कुछ नई चीजें आई फॉरेंसिक में, तो पुलिस ने उसके जरिए पता करने की कोशिश की। बहुत सारे मैच किए जो सैंपल रखे हुए थे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब पुलिस के पास जब उन्होंने मौके पर वहां उस दिन तलाशी ली थी, तो बॉडी को जब उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, बाद में उसे दफना दिया गया, लेकिन कुछ चीजें मालखाने में रखी हुई थी। उसमें उसके लाश के आसपास की कुछ चीजें, सैंडल, कपड़े, और डीएनए सैंपल भी ले लिया था मैरीना का। और साथ में उस वक्त जब उसका कत्ल हुआ, एक खून से सनी हुई अंगूठी उसने पहन रखी थी। वो अंगूठी भी पुलिस के कब्जे में थी। अब वो सब ले जाकर उन्होंने मालखाने में रख दिया। 2012 आया, उन्होंने कहा कि चलो डेटा बैंक से चेक करते हैं यार, शायद किसी का कुछ मिल जाए। अच्छा, अब बाकी के सारे विदेश में जितने भी है ऐसे ये डीएनए सैंपल वैंपल एक एक का मस्ट हो गया, आप लेकर रखते हो। तो अगर कहीं कोई अननोन मिला तो फिर आप वो डीएनए सैंपल को डालते हो डेटाबेस में, देखते हो किस किस से मैच करता है, जिससे मैच करता है, ऐसे कई केस सुलझ जाते हैं। लेकिन 2012 में भी ये कामयाबी मिली नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता, 2022 आ गया। 2022 यानी कि करीब 28 साल हो चुके थे मैरीना के कत्ल।
अब कुछ नए पुलिस अफसर आए, उन्होंने पुराने अनसॉल्व केसेस को नए तरीके से सुलझाने की कोशिश की। टेक्नोलॉजी, डीएनए, फॉरेंसिक, इन सब में बहुत सारी नई चीजें आ गई। तो उन्होंने कहा यार अब इसको कुछ करते हैं। तो एक केस जो मेरीना की थी उस पर एक आईओ की नजर पड़ी। उसने कहा ये अभी तक पिछले 28 साल से सुलझा नहीं है, इसको खोलते हैं। उन्होंने खोला, सारी चीजें देखी। उस वक्त एक बैग पे एक फिंगरप्रिंट मिला था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कहा अब जो जब्त सैंपल वैंपल है वो सब देखते हैं। अब वो जब गए तो उन्होंने उन तमाम सामान के अंदर वो अंगूठी भी नजर आई। अब वो अंगूठी आईओ ने ली, अंगूठी को देखना शुरू किया। अंगूठी को जब उसने अपनी बारीक नजरों से देखा तो पाया कि उस अंगूठी के अंदर, बहुत सारे अंगूठी में थोड़े कुछ नुकीले या बाकी चीजें होती, एक बाल का टुकड़ा फंसा हुआ है। पहले लगा कि इसी महिला का जब कत्ल किया गया था तो शायद वो हो। अच्छा, कत्ल भी बड़ी बेदर्दी से, चाकू से अनगिनत बार, कुछ लोग तो कहते हैं 100 से ज्यादा बार चाकू मारा गया था, लेकिन वो गिनती एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हाँ वाउंड्स या जख्म के निशान बेशुमार थे। तो उसने देखा कि इस अंगूठी पे एक बाल का टुकड़ा फंसा हुआ है। उसे लगा कि ये शायद मारीना का हो, लेकिन ना हुआ तो इसका मतलब ये कातिल का हो सकता है। उसने वो अंगूठी उठाई, बाकायदा एंट्री की और फिर उसको फॉरेंसिक टीम को भेज दिया और कहा इस अंगूठी में ये एक बाल का टुकड़ा, मालूम नहीं उस वक्त कैसे नज़रों से 96 में जो पुराने पुलिस वाले थे मिस हुई, या ये भी है कि शायद उन्होंने देखा नहीं, या ये भी हो कि उस वक्त ये सारी चीज़ें थी नहीं। लेकिन अब इस एक बाल के टुकड़े से इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। फॉरेंसिक की टीम लग गई, बाकायदा अलग अलग टीम। अब एक बाल का टुकड़ा, एक अंगूठी, और 28 साल पुराना केस। बाल के टुकड़े को निकाला गया, जांच किया गया, सबसे पहले मैच कराया गया, वो मेरीना का नहीं था। तब ये क्लियर हो गया कि मेरीना का नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि ये कातिल का हो सकता है। अच्छा, इस दौरान अब मैं चूंकि 2022 में आ गया हूं, 2005 मेरीना की मौत के करीब 9 साल के बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और उसे पता ही नहीं चला कि उसकी वाइफ का कातिल कौन था। लेकिन उसकी डेथ से पहले चूंकि सैंपल वैंपल लिया गया था, तो उसके हस्बैंड का भी सैंपल प्रिजर्व था, रखा हुआ था। तो अब यह था कि अंगूठी में कहीं उसके हस्बैंड का तो नहीं है, तो उस सैंपल से मैच करा गया, पता चला ये भी नहीं है। तो फिर अब और श्योर होने लगा कि जरूर ये कातिल का होगा। अब डेटा बैंक से पुलिस ने कहा कि सबको तलाश करते हैं। फिर उस आईओ ने पुरानी फाइल खोली कि इस केस में सस्पेक्ट कौन कौन था, किस किस के ऊपर शक गया था। तो पूरे इंग्लैंड का डेटा बैंक खंगालने से पहले जो शॉर्टलिस्टेड है उन्हीं का ट्राई कर लेते हैं, जो भी 2, 4, 5, 6, 10 हो। तो पता चला कि नहीं, इसमें सस्पेक्ट तो इतने हैं ही नहीं, सिर्फ एक था, और वो था उस ग्रोसरी शॉप का एक लड़का जिसकी उंगलियों के निशान उस शॉपिंग बैग पर मिले थे, जिसका नाम संदीप पटेल था, जो 21 साल का लड़का। अब लेकिन इधर 28 साल हो गए, तो 28 साल का लड़का जो है 49 साल का आदमी हो चुका था। खैर, अब चूंकि संदीप से पूछताछ हुई थी, संदीप का भी सारा रिकॉर्ड में मौजूद था, डेटा वेटा सब कुछ, डीएनए का। पुलिस ने कहा कि बाकी इंग्लैंड को छोड़ो, पहले इसी से मिलान करके देखते हैं, क्योंकि ये केस में सस्पेक्ट के तौर पर आया था, लेकिन सबूत नहीं थे। बैग उसी ने खरीद कर दिया था, तो उसके उंगलियों के निशान उस पर आना लाजमी था। तो उन्होंने उस अंगूठी के बाल के टुकड़े का मिलान संदीप पटेल के डीएनए से कराया, और जैसे ही कराया रिपोर्ट मैच कर गया। पता चला अंगूठी में फंसा ये बाल का टुकड़ा किसी और का नहीं, बल्कि उसी संदीप पटेल का है। अब बैग पर उंगलियों के निशान, संदीप पटेल के इस डीएनए का मिलान, एक चीज तो पुख्ता हो गई कि चूंकि उस वक्त अंगूठी मेरीना ने अपनी उंगली में पहन रखी थी जब उसकी मौत हुई थी, तो इस उंगली में उसके बाल की मौजूदगी इस बात का यकीन दिला रही थी कि ये वहां था। अब ये दो बड़ी पुख्ता चीज थी साइंटिफिकली। फौरन पुलिस ने कहा कि संदीप पटेल को उठाते हैं। अब पहले तो उसको तलाश किया गया, उसने जगह वगह बदल लिया था, लेकिन फिर भी मिल गया, क्योंकि 30 साल
बल्कि 28 साल हो चुका था, वो भी इस केस को भुला चुका था। अचानक पुलिस पहुंची और संदीप पटेल को उठाकर लाती है। उसके बाद वो इनकार करता है, लेकिन उसे वो दस्तावेज सबूत दिखाया जाता है जिसको दुनिया का कोई भी अदालत मना नहीं कर सकती, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलते, जो डीएनए की रिपोर्ट है। इन सारे सबूतों को अदालत के सामने पेश किया गया। मुकदमा चला, 2022 से 24 आ गया। लास्ट फ्राइडे यानी कि 18 फरवरी को लंदन की एक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और संदीप पटेल को उम्र कैद की सजा सुनाई। 21 साल की उम्र में उसने यह कत्ल किया था, और आज 21 साल की उम्र में कत्ल करने के बाद 28 साल वो आज़ाद रहा, फिर पकड़ा गया, और अब 51 साल की उम्र में वो बाकी की उम्र की सज़ा काटने के लिए जेल पहुंच गया है। अफसोस की बात यह है कि यह कातिल जो है संदीप पटेल, भारतीय मूल का, ब्रिटिश, वहीं रह रहा था, और लास्ट तक ये केस खुल चुका है। संदीप को उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन आज भी ये नहीं मालूम कि संदीप ने मेरीना का कत्ल 8 अगस्त 1994 को क्यों किया था। क्या वजह थी जो उसने दर्जनों चाकू से उस पर वार किया था। ये मोटिव अभी तक कत्ल की सामने नहीं आ पाई कि असली वजह क्या थी। हो सकता आने वाले दिनों में आ जाए, लेकिन अभी सजा हो चुकी है, लेकिन कत्ल की वजह अब भी परते में है कि जबलपुर डबल मर्डर केस में क्या हुआ। तो जब तक कोई सही जानकारी नहीं आती, मुझे लगा कि आप तक बताना नहीं है, लेकिन अब जो कुछ आ रहा है सामने, उसने एक सवाल पैदा कर दिया है। सवाल ये कि जो दोनों जबलपुर डबल मर्डर के अक्यूज या आरोपी हैं, ये इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 से 22 साल, लड़की तो नाबालिग ही है, 19 से भी छोटी है, लेकिन पिछले 40 दिनों में इन्होंने जिस तरीके से पूरी पुलिस को घुमा रखा है, वो बड़ी हैरान करने वाली बात है। और वो भी तब जब मोबाइल या फिर कभी कभी एटीएम, इन दोनों के ज़रिए इनका लोकेशन, इनका शहर पता चल जाता है, लेकिन फिर भी ये 40 दिनों में पकड़े नहीं जा रहे। क्यों, क्या वजह है? और ये 40 दिन ये छुपते कहाँ फिर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? ये सारे सवाल तो ही हैं जिनके बारे में बताऊंगा, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है वो बड़ी अजीब हुई है। कत्ल से एक महीने पहले की एक कहानी। तो बात कर रहे हैं आज कहानी में जबलपुर डबल मर्डर केस की। आपको याद होगा 15 मार्च की वो तारीख थी जब राजकुमार शर्मा और तनिष्क, ये राजकुमार रेलवे में अफसर थे और तनिष्क उनका छोटा सा बेटा, और घर में उनकी एक और बेटी रहती थी, नाबालिग। राजकुमार की वाइफ की डेथ हो चुकी थी, और 15 मार्च की सुबह इस घर से 2 लाशें मिलती हैं, राजकुमार की और उनके नाबालिग बेटे की। और जो उनकी नाबालिग बेटी थी वो घर में थी नहीं, गायब। उसने उससे पहले कॉल किया अपने कज़न को, और उसने कहा कि किसी ने घर में लूटपाट की और पापा और भाई को मार डाला है, और उसके बाद से वो गायब हो गई थी। इस तरीके से ये कत्ल का राज खुला। लेकिन जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि जिस दिन ये कत्ल हुआ उसके कुछ घंटे बाद वो लड़की अपने घर से निकलती है। कत्ल जब हो गया और लाश घर में थी तब भी वो घर के अंदर थी। एक पड़ोसी का लड़का भी निकलता है स्कूटी पे, और फिर उसके कुछ देर बाद वो निकलती है, और इसके बाद कई जगह, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, अलग अलग जगहों पे दोनों एक साथ नज़र आते हैं। तो फिर ये क्लियर होता है कि इस डबल मर्डर में खुद राजकुमार की अपनी बेटी और उनके पड़ोस में रहने वाला मुकुल नाम का लड़का शामिल है। फिर कहानी और खुलती है तो पता चलता है मुकुल और राजकुमार की बेटी दोनों दोस्त थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, प्यार करते थे। राजकुमार को ये बात पता चल गई, और इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी को जबलपुर से हटाकर अपने छोटे भाई के परिवार के पास भेज दिया था। लेकिन फिर बोर्ड का इम्तिहान आ गया, और उस बोर्ड के इम्तिहान को दिलाने के लिए उन्हें अपनी बेटी को बुलाना पड़ा, और इसी दौरान में फिर ये कत्ल हो गया। तो ये दोनों कहाँ कहाँ अभी तक भाग रहे हैं और इन्होंने क्या क्या किया ये बताऊं उससे पहले एक खुलासा जो जबलपुर पुलिस ने किया है, और वो सारे मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए ये सारे खुलासा हुए, और जो चैट्स हैं उनके ज़रिए हुआ।
जब पहली बार राजकुमार ने अपनी बेटी को अपने भाई के पास भेज दिया जबलपुर से, तो मुकुल को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि उसके दोस्त जिससे प्यार करता है उसको उससे जुदा कर दिया गया। उधर राजकुमार की बेटी भी जब अपने चाचा के घर गई तो उसे भी लगा, उसे मालूम थी सच्चाई, तो उसे भी लगा कि उसे मुकुल से दूर कर दिया गया है। यहीं से एक बेटी को अपने बाप से नफरत होनी शुरू हो जाती है। उधर मुकुल को गुस्सा था। अब ये दोनों कभी कभी फ़ोन पे बात किया करते, प्लानिंग करते। जब बोर्ड का इम्तिहान हुआ तो मुकुल को मालूम था कि अब राजकुमार की बेटी एग्ज़ाम देने के लिए जबलपुर आएगी, क्योंकि उसका स्कूल वहीं था, रजिस्ट्रेशन वहीं से हुआ, सेंटर वहीं पढ़ना था। तो उसे डेट भी मालूम था, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम का डेट आउट हो चुका था। तो उसे पता था कि कितने से कितने दिन तक वो यहाँ आकर रहेगी। और उससे पहले उसने एक प्लान कर लिया। उसने एक रोज़ फ़ोन करके कहा कि देखो, तुम यहाँ एग्ज़ाम देने आओगी, एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा तुम्हें वापस तुम्हारे पापा भेज देंगे, फिर से हम दोनों के बीच में दूरी हो जाएगी। तो ऐसा होगा नहीं। ऐसा कुछ करते हैं कि एग्ज़ाम भी हो जाए और तुम एग्ज़ाम दे लो और फिर तुम वापस भी ना जाओ, और हम दोनों के बीच में कोई रोकने वाला भी ना हो, मतलब हम दोनों को कोई जुदा करने वाला ना हो। तो उसने पूछा, ये बात व्हाट्सएप पे, मैसेज में और फ़ोन पे हो रही है, अलग अलग तारीख़ों पे। तो पूछती है कि कितना मज़ा आ जाएगा अगर हमारे बीच में कोई दीवार ना हो, कोई रोकने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो, और मैं तुम्हारे पास ही रहूं, जबलपुर में, यहाँ ना हूं। तो इसका तरीका क्या है? तो कहते हैं कि काफ़ी सोचने के बाद मुकुल ने एक रोज़ अपनी दोस्त से ये साफ साफ कह दिया। उसने कहा, देखो मैंने बहुत कुछ सोचा और कोई रास्ता है नहीं, सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता है उस दीवार को गिरा देना, मतलब तुम्हारे पापा को रास्ते से हटा देना। जब तक पापा रहेंगे हम तुम मिल नहीं पाएंगे, और पापा ऐसे होने नहीं देंगे। तो कहते हैं जब उसने सुना तो उसने कोई विरोध नहीं किया, वो उसने रोका भी नहीं, टोका भी नहीं। अब वो जब थी तो उसका सिर्फ एक था कि नहीं, हम दोनों को साथ रहना, आगे क्या है हमें कुछ मालूम नहीं। अब ये हुआ कि पापा को हटाना है रास्ते से, तो फिर एक भाई भी है, कल को फिर भाई के साथ भी यही सारी चीज़ होंगी, भाई भी रोके टोकेगा। तो ये कि दो ही लोग हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो सबसे करीबी हैं, एक तुम्हारा भाई और एक तुम्हारा बाप। तो अगर इन दोनों को हटा देते हैं तो फिर कोई टोकने वाला नहीं, हमारी ज़िंदगी होगी, हम आज़ादी से जिएंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ रहेंगे। ये बात भी उसने अपनी उस फ्रेंड को बताई, और कमाल देखिए कि उसका दोस्त उसके बाप और उसके भाई के कत्ल की बात कर रहा है, और वो उधर से ये नहीं कह रही कि नहीं ऐसा मत करो, कोई और रास्ता निकालते हैं, मनाएंगे पापा को, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, वो खामोशी से उसका सपोर्ट करती है, कहती है ठीक है, जो तुम्हें बेहतर लगे, हम दोनों को बस मिलना है। अब लड़के को मालूम था कि सहमति मिल चुकी है। इसके बाद उसने प्लान शुरू किया 1 महीने पहले। उसने कहा कि अब कैसे करना है, क्या करना है, तो सारी चीज़ें उसने सबसे पहले एक हथियार लिया, और वो भी सब ऑनलाइन। वो लड़का साउथ इंडियन फिल्में इतना देखता था, मैंने आपको पहले कहानी में इसका जिक्र किया है। तो उसे मालूम था कि कैसे कैसे बचना है। बेसिक चीज़ें, मोबाइल, सीसीटीवी कैमरा, फिंगरप्रिंट्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जो किसी भी केस में किसी को आसानी से फंसा देती हैं। तो इस दौरान में वो साउथ इंडियन इतनी फिल्में देख चुका था कि उसके दिमाग में बस यही सारे चल रहे थे कि कैसे क्राइम करना और कैसे बचना है, दोनों उसके एस्पेक्ट। तो उसने सबसे पहले कहा कि अब मारने के लिए क्या चाहिए, तो चॉपर चाहिए। तो उसने सर्च किया और उसको बाद उसे लगा कि अगर जाकर जबलपुर की किसी कॉलोनी, किसी मोहल्ले से ख़रीदेंगे तो पक्का सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाऊंगा, और दूसरा कल को वो दुकानदार बता देगा ये चॉपर ख़रीद कर गया, तो हथियार ख़रीद के ले जा रहा हूँ, तो पकड़ा जाऊँगा। तो उसने दिमाग लगाया, ये भी साउथ इंडियन फिल्म से। उसने ऑनलाइन सर्च किया, चॉपर मिल गया, उसने 2 चॉपर के ऑर्डर दिए। ये सब मर्डर से 1 महीने पहले, ये नहीं अभी फरवरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसने 2 चॉपर का ऑर्डर दिया, एड्रेस अपना नहीं दिया। जो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन के बराबर में उसका एक जानने वाला था, उसने उस घर का एड्रेस दिया। अब जब डिलीवर होता है तो उससे पहले फ़ोन करता है या कोई मैसेज करता है। तो जो डिलीवर का टाइम और डेट था, क्योंकि टाइमिंग भी देते हैं कि 6 to 8 या बिटवीन 4 to 6 डिलीवरी टाइम, तो जिस दिन तारीख और टाइम होता वो अपने उस दोस्त के घर के बाहर खड़ा हो जाता, और जैसे ही कुरियर बॉय आता डिलीवरी के लिए
वो उससे घर के बाहर ही ले लेता, उसको ये भी नहीं पता चलता कि यही घर है, क्योंकि उसके पास डिटेल होता। तो इसी तरीके से उसने छोटी छोटी चीज़ें ऑनलाइन मंगाई। उसके बाद अपने जो घर का गैराज है वहाँ रखना शुरू किया और सुबह से रात तक पूरे इलाके की रेकी करता रहा। उसे ये भी पता था, पुलिस ने कहा, कि सीसीटीवी कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं, लेकिन उसकी मजबूरी ये थी कि वो कैमरे को नहीं हटा सकता था, क्योंकि कैमरे की ऊंचाई थी, फिर दिन भर कोई ना कोई लोग टहलते घूमते। तो उसकी कोशिश है, उसका शुरू में तो ये प्लान था कि जो कॉलोनी के आसपास के कुछ सीसीटीवी कैमरे हैं उसको गायब कर दो, लेकिन वो वहाँ तक उसकी पहुँच नहीं हो पाई, तो इसलिए कैमरा उससे छूता रह गया। बट उसे पता था कि ये कैमरे के थ्रू वो ज़रूर खुलासा होगा, और इसीलिए उसने फिर भी इतनी एहतियात बरती कि जब कॉलोनी से वो निकल रहा था कत्ल के बाद, तो वो और वो लड़की एक साथ नहीं निकले, पर जबकि वो निकल गया तो 5 मिनट के बाद वो लड़की पीछे आई, ताकि कैमरे में भी कैद हों तो लगे लोगों को कि दोनों अलग अलग दो इंसान जा रहे हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर दोनों एक साथ पकड़े गए, उसके बाद फिर आगे पकड़े गए तो खुलासा हुआ। तो खैर, पूरी प्लानिंग की, फिर कत्ल किया। अब कत्ल करने के बाद दोनों भागे। भागने की प्लानिंग भी पहले से थी। इन्हें यह मालूम था बेसिक कि जब भागेंगे तो फिर अपने फैमिली, क्योंकि तब तक तो खुलासा हो चुका होगा कि दो कत्ल करके भाग रहे हैं, दोनों के रिश्ते का भी खुलासा हो जाएगा, क्योंकि राजकुमार के भाई भी बता देंगे कि वो यहाँ पे घर पे क्यों भेजा था उन्होंने, इस लड़के के साथ जो उसके रिलेशन थे उसके बारे में जानकारी थी, तो ये रिश्ता खुल जाएगा, तो फिर दोनों की भी तलाशी होगी। तो इसीलिए उन्होंने भागने की जो प्लानिंग पहले से की और रूट भी पहले से तैयार किया, रूट की कहाँ कहाँ भागना है, किन किन इलाकों में नहीं जाना है, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि जो भागेंगे तो एक लंबा वक्त, इनको इतना भरोसा था कि पुलिस हम तक नहीं पहुंचेगी, कि इन्होंने लंबी प्लानिंग की। लड़के ने अपना एक उसका क्रेडिट कार्ड था, लेकिन उसमें पैसे नहीं थे ज़्यादा, वो अपने साथ उसने रखा। कुछ उसने पैसे जोड़ के अपने पास रखे घर में पहले से ही कि ये भागने के काम आएंगे। इसके बाद ये सारा जब हो गया तो अब उसने लड़की से कहा कि तुम भी इंतज़ाम करो। लड़की ने अपने माँ के सारे जेवर, चूँकि माँ की मौत साल भर पहले हुई थी, घर में रखा हुआ था, माँ यही सोच कर रखा हुआ था कि कल को उसकी शादी होगी तो माँ के जेवर सब उसी को दे देंगे। तो उसने जेवर इकट्ठे कर लिए। उसने कत्ल के बाद अपने फादर का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसको रख लिया, और सबसे पहला काम यही किया था कि ये लोग भागने के बाद, इससे पहले कि इन्हें लगे कि पहले पुलिस पकड़ेगी, कुछ पैसे निकाल लिए, जो बाकी घर में कैश था वो रख लिए। तो करीब करीब 1.5 लाख रुपए इनके पास थे, सब कुछ। उसके बाद ये यहाँ से निकलते हैं और फिर पुलिस इन्हें ढूंढ रही है, और ये कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, जो अब तक के अलग अलग शहरों के सीसीटीवी, करीब आधा दर्जन स्टेट, ये मध्य प्रदेश, वहाँ से गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ भटके अलग अलग, कहीं कभी किसी आश्रम में, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी नॉर्मल गेस्ट हाउस में ये रुकते गए। इन्होंने बीच बीच में एटीएम भी यूज़ किया। शातिर इतने हैं कि पेशेवर अपराधियों को भी पीछे छोड़ दें, जो चूँकि मोबाइल हर वक्त बार बार तो ख़रीद नहीं सकते, आप सिम बदल सकते हो, तो इन्होंने IMEI इनका एक ही था, सिम इन्होंने कुछ बदले, लेकिन उस IMEI से पता चल जाता था कि यही नंबर है। तो जब ये मोबाइल ऑन करते तो पुलिस को इनका लोकेशन पता चलता, और वो लोकेशन के ज़रिए ही पता चला कि मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और पश्चिम बंगाल में पहुँचे। और सीसीटीवी फुटेज से ये भी पता चला कि इन लोगों ने एटीएम का यूज़ किया। लेकिन पुलिस भी हैरान थी इनकी सोच पर। इन्हें पता था कि कैसे पकड़े जाएंगे और कैसे बचेंगे। ये जहाँ जहाँ एटीएम का यूज़ करते, जिन शहरों में जिस एटीएम के ब्रांच में, वहाँ सुबह से अपना मोबाइल बंद कर देते ताकि लोकेशन ना पता चले, और जब एटीएम यूज़ कर लेते उसके बाद मोबाइल को ऑन करते। जहाँ मोबाइल ऑन रखते वहाँ कभी एटीएम यूज़ नहीं करते, जहाँ एटीएम यूज़ करते वहाँ कभी मोबाइल ऑन नहीं करते। और इसीलिए जब एटीएम के थ्रू इनके पैसे विड्रॉल की रिपोर्ट आती, क्योंकि पुलिस ने क्या किया था कि जो इसके फादर का बैंक था उसके अकाउंट को फ्रीज़ नहीं किया। दो चीज़ें कई बार होती हैं क्राइम में, एक जैसे मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया तो अब जाहिर सी बात है लोग उसको ब्लॉक करा देते हैं, तो ब्लॉक हो गया तो फिर कई बार आप कैसे पता चलेंगे कि कौन कॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, या आप, तो उसी तरीके से बैंक अकाउंट है
कि अगर फ्रीज़ करा देंगे और उसने एटीएम में जाकर देखा और उसने आ गया कि फ्रीज़ है, तो दोबारा वो एटीएम तक नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो फिर उस तक पहुंचना पुलिस के लिए मुश्किल है। तो पुलिस बैंक गई, उसने देखा खाते में कितने पैसे हैं, बहुत ज़्यादा थे नहीं। तो पुलिस ने कहा इनको बैंक को फ्रीज़ मत करो, एटीएम यूज़ करने दो जो डेबिट कार्ड है, क्योंकि उस डेबिट कार्ड से ये पता चलता रहेगा कि ये किस शहर में कहाँ का एटीएम यूज़ कर रहे हैं। हर एटीएम में एक कैमरा होता है। तो इत्तेफाक से जहाँ जहाँ इन्होंने एटीएम यूज़ किया उसकी डिटेल पुलिस के पास आ गई। लेकिन अब एटीएम अभी यूज़ कर रहे हैं, मान लो सपोज 12 बजे, और पुलिस को उसके बाद पता चल रहा है, फिर पुलिस की टीम जा रही, तब तक 1-2-3 घंटे निकल गए, वो तो 1-2-3 हो जाते हैं। तो इसलिए पुलिस ने बैंक को, अकाउंट को फ्रीज नहीं किया। लेकिन अब 40 दिन हो गए, लगभग पैसे भी निकल गए। अब पुलिस को लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए अब पुलिस ने जाकर उस बैंक को, अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, क्योंकि लगता है कि अब उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली चीज़ अब सामने आई, जो इनका आखिरी लोकेशन मिला अभी लेटेस्ट, वो मिला है पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के पास। अब जब पुलिस उस बॉर्डर के पास के लोकेशन और उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करती है, तो एक और चौंकाने वाली जानकारी मिलती है कि इससे पहले इनका एक लोकेशन नेपाल बॉर्डर पर भी मिला था। तो इन 2 लोकेशन से अब एक ख़तरा ये है कि ये दोनों देश के करीब आधा दर्जन स्टेट में छुपते छुपाते अब सरहद पर पहुंच गए हैं। और इन्होंने 2 ऐसे देश चुने जहां की सरहद की सीमा को पार करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। वजह ये कि नेपाल में आपको न पासपोर्ट चाहिए न वीज़ा चाहिए, आप यूं ही जा सकते हैं। बांग्लादेश में पासपोर्ट और वीज़ा ज़रूर चाहिए, लेकिन बांग्लादेश की जो सरहद है वो कम से कम पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ सरहद होते हुए भी सरहद नहीं है, तो आप आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एजेंट घूमते भी रहते हैं। तो एक नेपाल और दूसरा बांग्लादेश। अब सोचिए, एक 18-19 साल की लड़की, एक 21-22 साल का लड़का, 40 दिन से पूरी एमपी पुलिस को उसने घुमा दिया। इन 40 दिनों में एमपी पुलिस ने कई स्टेट पुलिस की मदद ली, उन सब की पुलिस को घुमा दिया। और उसके बाद अब ये दोनों सरहद पर जाकर खड़े हैं। अब क्या पता सरहद अब तक पार भी कर चुके हैं। तो एक बार सरहद पार कर गए तो फिर क्या होगा। और दूसरा, 40 दिनों तक न इन्हें पैसे की तंगी हुई, न किसी और चीज़ की, न कहीं से इनका और कोई सुराग मिला। और जब सुराग मिला तब तक वो शहर से बहुत दूर निकल चुके थे। तो मतलब क्या प्लानिंग की इन दोनों ने। और ये प्लानिंग ही ये बताता है, जो पुलिस के सोर्सेज वो बताते हैं, कि उसने हर कदम पे वही चाल चली है जिसका वो शौकीन था। कि जबलपुर डबल मर्डर केस में क्या हुआ, तो जब तक कोई सही जानकारी नहीं आती, मुझे लगा कि आप तक बताना नहीं है। लेकिन अब जो कुछ आ रहा है सामने, उसने एक सवाल पैदा कर दिया है। सवाल ये कि जो दोनों जबलपुर डबल मर्डर के अक्यूज़ या आरोपी हैं, ये इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 से 22 साल। लड़की तो नाबालिग ही है, 19 से भी छोटी है। लेकिन पिछले 40 दिनों में इन्होंने जिस तरीके से पूरी पुलिस को घुमा रखा है, वो बड़ी हैरान करने वाली बात है। और वो भी तब जब मोबाइल या फिर कभी कभी एटीएम, इन दोनों के ज़रिए इनका लोकेशन, इनका शहर पता चल जाता है। लेकिन फिर भी ये 40 दिनों में पकड़े नहीं जा रहे। क्यों, क्या वजह है? और ये 40 दिन ये छुपते कहाँ फिर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? ये सारे सवाल तो ही हैं जिनके बारे में बताऊंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है वो बड़ी अजीब हुई है। कत्ल से एक महीने पहले की एक कहानी। तो बात कर रहे हैं आज कहानी में जबलपुर डबल मर्डर केस की। आपको याद होगा 15 मार्च की वो तारीख थी जब राजकुमार शर्मा और तनिष्क, ये राजकुमार रेलवे में अफसर थे और तनिष्क उनका छोटा सा बेटा, और घर में उनकी एक और बेटी रहती थी नाबालिग। राजकुमार की वाइफ की डेथ हो चुकी थी और 15 मार्च की सुबह इस घर से 2 लाशें मिलती हैं, राजकुमार की और उनके नाबालिग बेटे की। और जो उनकी नाबालिग बेटी थी वो घर में थी नहीं, गायब। उसने उससे पहले कॉल किया अपने कज़न को और उसने कहा कि किसी ने घर में लूटपाट की और पापा और भाई को मार डाला है, और उसके बाद से वो गायब हो गई थी। इस तरीके से ये कत्ल का राज खुला।
लेकिन जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि जिस दिन ये कत्ल हुआ उसके कुछ घंटे बाद वो लड़की अपने घर से निकलती है। मतलब कत्ल जब हो गया और लाश घर में थी तब भी वो घर के अंदर थी। एक पड़ोसी का लड़का भी निकलता है स्कूटी पे और फिर उसके कुछ देर बाद वो निकलती है। और इसके बाद कई जगह, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, अलग अलग जगहों पे दोनों एक साथ नज़र आते हैं। तो फिर ये क्लियर होता है कि इस डबल मर्डर में खुद राजकुमार की अपनी बेटी और उनके पड़ोस में रहने वाला मुकुल नाम का लड़का शामिल है। फिर कहानी और खुलती है तो पता चलता है मुकुल और राजकुमार की बेटी दोनों दोस्त थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, प्यार करते थे। राजकुमार को ये बात पता चल गई और इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी को जबलपुर से हटाकर अपने छोटे भाई के परिवार के पास भेज दिया था। लेकिन फिर बोर्ड का इम्तिहान आ गया और उस बोर्ड के इम्तिहान को दिलाने के लिए उन्हें अपनी बेटी को बुलाना पड़ा और इसी दौरान में फिर ये कत्ल हो गया। तो ये दोनों कहाँ कहाँ अभी तक भाग रहे हैं और इन्होंने क्या क्या किया ये बताऊं उससे पहले एक खुलासा जो जबलपुर पुलिस ने किया है, और वो सारे मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए ये सारे खुलासा हुए और जो चैट्स हैं उनके ज़रिए हुआ। जब पहली बार राजकुमार ने अपनी बेटी को अपने भाई के पास भेज दिया जबलपुर से तो मुकुल को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि उसके दोस्त जिससे प्यार करता है उसको उससे जुदा कर दिया गया। उधर राजकुमार की बेटी भी जब अपने चाचा के घर गई तो उसे भी लगा, उसे मालूम थी सच्चाई, तो उसे भी लगा कि उसे मुकुल से दूर कर दिया गया है। यहीं से एक बेटी को अपने बाप से नफरत होनी शुरू हो जाती है। उधर मुकुल को गुस्सा था। अब ये दोनों कभी कभी फ़ोन पे बात किया करते, प्लानिंग करते। जब बोर्ड का इम्तिहान हुआ तो मुकुल को मालूम था कि अब राजकुमार की बेटी एग्ज़ाम देने के लिए जबलपुर आएगी, क्योंकि उसका स्कूल वहीं था, रजिस्ट्रेशन वहीं से हुआ, सेंटर वहीं पढ़ना था। तो उसे डेट भी मालूम था क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम का डेट आउट हो चुका था। तो उसे पता था कि कितने से कितने दिन तक वो यहाँ आकर रहेगी। और उससे पहले उसने एक प्लान कर लिया। उसने एक रोज़ फ़ोन करके कहा कि देखो तुम यहाँ एग्ज़ाम देने आओगी, एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा तुम्हें वापस तुम्हारे पापा भेज देंगे, फिर से हम दोनों के बीच में दूरी हो जाएगी। तो ऐसा होगा नहीं। ऐसा कुछ करते हैं कि एग्ज़ाम भी हो जाए और तुम एग्ज़ाम दे लो और फिर तुम वापस भी ना जाओ और हम दोनों के बीच में कोई रोकने वाला भी ना हो, मतलब हम दोनों को कोई जुदा करने वाला ना हो। तो उसने पूछा, ये बात व्हाट्सएप पे, मैसेज में और फ़ोन पे हो रही है अलग अलग तारीख़ों पे। तो पूछती है कि कितना मज़ा आ जाएगा अगर हमारे बीच में कोई दीवार ना हो, कोई रोकने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो और मैं तुम्हारे पास ही रहूं, जबलपुर में, यहाँ ना हूं। तो इसका तरीका क्या है? तो कहते हैं कि काफ़ी सोचने के बाद मुकुल ने एक रोज़ अपनी दोस्त से ये साफ साफ कह दिया। उसने कहा देखो मैंने बहुत कुछ सोचा और कोई रास्ता है नहीं, सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता है उस दीवार को गिरा देना, मतलब तुम्हारे पापा को रास्ते से हटा देना। जब तक पापा रहेंगे हम तुम मिल नहीं पाएंगे और पापा ऐसे होने नहीं देंगे। तो कहते हैं जब उसने सुना तो उसने कोई विरोध नहीं किया, वो उसने रोका भी नहीं, टोका भी नहीं। अब वो जब थी तो उसका सिर्फ एक था कि नहीं हम दोनों को साथ रहना, आगे क्या है हमें कुछ मालूम नहीं। अब ये हुआ कि पापा को हटाना है रास्ते से, तो फिर एक भाई भी है, कल को फिर भाई के साथ भी यही सारी चीज़ होंगी, भाई भी रोके टोकेगा। तो ये कि दो ही लोग हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो सबसे करीबी हैं, एक तुम्हारा भाई और एक तुम्हारा बाप। तो अगर इन दोनों को हटा देते हैं तो फिर कोई टोकने वाला नहीं, हमारी ज़िंदगी होगी, हम आज़ादी से जिएंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ रहेंगे। ये बात भी उसने अपनी उस फ्रेंड को बताई और कमाल देखिए कि उसका दोस्त उसके बाप और उसके भाई के कत्ल की बात कर रहा है और वो उधर से ये नहीं कह रही कि नहीं ऐसा मत करो, कोई और रास्ता निकालते हैं, मनाएंगे पापा को, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, वो खामोशी से उसका सपोर्ट करती है, कहती है ठीक है जो तुम्हें बेहतर लगे, हम दोनों को बस मिलना है। अब लड़के को मालूम था कि सहमति मिल चुकी है। इसके बाद उसने प्लान शुरू किया 1 महीने पहले। उसने कहा कि अब कैसे करना है, क्या करना है, तो सारी चीज़ें उसने सबसे पहले एक हथियार लिया और वो भी सब ऑनलाइन। वो लड़का साउथ इंडियन फिल्में इतना देखता था, मैंने आपको पहले कहानी में इसका जिक्र किया है, तो उसे मालूम था कि कैसे कैसे बचना है। बेसिक चीज़ें, मोबाइल, सीसीटीवी कैमरा, फिंगरप्रिंट्स,
ये सारी वो चीज़ें हैं जो किसी भी केस में किसी को आसानी से फंसा देती हैं। तो इस दौरान में वो साउथ इंडियन इतनी फिल्में देख चुका था कि उसके दिमाग में बस यही सारे चल रहे थे कि कैसे क्राइम करना और कैसे बचना है, दोनों उसके एस्पेक्ट। तो उसने सबसे पहले कहा कि अब मारने के लिए क्या चाहिए, तो चॉपर चाहिए। तो उसने सर्च किया और उसको बाद उसे लगा कि अगर जाकर जबलपुर की किसी कॉलोनी किसी मोहल्ले से ख़रीदेंगे तो पक्का सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाऊंगा। और दूसरा, कल को वो दुकानदार बता देगा ये चॉपर खरीद कर गया तो हथियार खरीद के ले जा रहा हूँ तो पकड़ा जाऊँगा। तो उसने दिमाग लगाया, ये भी साउथ इंडियन फिल्म से। उसने ऑनलाइन सर्च किया, चॉपर मिल गया, उसने 2 चॉपर के ऑर्डर दिए। ये सब मर्डर से 1 महीने पहले, ये नहीं अभी फरवरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसने 2 चॉपर का ऑर्डर दिया, एड्रेस अपना नहीं दिया। जो रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन के बराबर में उसका एक जानने वाला था, उसने उस घर का एड्रेस दिया। अब जब डिलीवर होता है तो उससे पहले फ़ोन करता है या कोई मैसेज करता है। तो जो डिलीवर का टाइम और डेट था, क्योंकि टाइमिंग भी देते हैं कि 6 to 8 या बिटवीन 4 to 6 डिलीवरी टाइम, तो जिस दिन तारीख और टाइम होता वो अपने उस दोस्त के घर के बाहर खड़ा हो जाता और जैसे ही कोरियर बॉय आता डिलीवरी के लिए वो उससे घर के बाहर ही ले लेता। उसको ये भी नहीं पता चलता कि यही घर है, क्योंकि उसके पास डिटेल होता। तो इसी तरीके से उसने छोटी छोटी चीज़ें ऑनलाइन मंगाई। उसके बाद अपने जो घर का गैराज है वहाँ रखना शुरू किया और सुबह से रात तक पूरे इलाके की रेकी करता रहा। उसे ये भी पता था, पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं, लेकिन उसकी मजबूरी ये थी कि वो कैमरे को नहीं हटा सकता था, क्योंकि कैमरे की ऊंचाई थी, फिर दिन भर कोई ना कोई लोग टहलते घूमते। तो उसकी कोशिश है, उसका शुरू में तो ये प्लान था कि जो कॉलोनी के आसपास के कुछ सीसीटीवी कैमरे हैं उसको गायब कर दो, लेकिन वो वहाँ तक उसकी पहुँच नहीं हो पाई, तो इसलिए कैमरा उससे छूता रह गया। बट उसे पता था कि ये कैमरे के थ्रू वो ज़रूर खुलासा होगा, और इसीलिए उसने फिर भी इतनी एहतियात बरती कि जब कॉलोनी से वो निकल रहा था कत्ल के बाद, तो वो और वो लड़की एक साथ नहीं निकले, बट जबकि वो निकल गया तो 5 मिनट के बाद वो लड़की पीछे आई, ताकि कैमरे में भी कैद हों तो लगे लोगों को कि दोनों अलग अलग 2 इंसान जा रहे हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर दोनों एक साथ पकड़े गए, उसके बाद फिर आगे पकड़े गए तो खुलासा हुआ। तो खैर पूरी प्लानिंग की, फिर कत्ल किया। अब कत्ल करने के बाद दोनों भागे। भागने की प्लानिंग भी पहले से थी। इन्हें यह मालूम था बेसिक कि जब भागेंगे तो फिर अपने फैमिली, क्योंकि तब तक तो खुलासा हो चुका होगा कि 2-2 कत्ल करके भाग रहे हैं, दोनों के रिश्ते का भी खुलासा हो जाएगा, क्योंकि राजकुमार के भाई भी बता देंगे कि वो यहाँ पे घर पे क्यों भेजा था उन्होंने, इस लड़के के साथ जो उसके रिलेशन थे उसके बारे में जानकारी थी, तो ये रिश्ता खुल जाएगा, तो फिर दोनों की भी तलाशी होगी। तो इसीलिए उन्होंने भागने की जो प्लानिंग पहले से की और रूट भी पहले से तैयार किया, रूट की कहाँ कहाँ भागना है, किन किन इलाकों में नहीं जाना है, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि जो भागेंगे तो एक लंबा वक्त, इनको इतना भरोसा था कि पुलिस हम तक नहीं पहुंचेगी, कि इन्होंने लंबी प्लानिंग की। लड़के ने अपना एक उसका क्रेडिट कार्ड था, लेकिन उसमें पैसे नहीं थे ज़्यादा, वो अपने साथ उसने रखा। कुछ उसने पैसे जोड़ के अपने पास रखे घर में पहले से ही कि ये भागने के काम आएंगे। इसके बाद ये सारा जब हो गया तो अब उसने लड़की से कहा कि तुम भी इंतज़ाम करो। लड़की ने अपने माँ के सारे जेवर, चूँकि माँ की मौत साल भर पहले हुई थी, घर में रखा हुआ था, माँ यही सोच कर रखा हुआ था कि कल को उसकी शादी होगी तो माँ के जेवर सब उसी को दे देंगे। तो उसने जेवर इकट्ठे कर लिए। उसने कत्ल के बाद अपने फादर का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसको रख लिया, और सबसे पहला काम यही किया था कि ये लोग भागने के बाद, इससे पहले कि नहीं लगे कि पहले पुलिस पकड़ेगी, कुछ पैसे निकाल लिए, जो बाकी घर में कैश था वो रख लिए। तो करीब करीब 1.5 लाख रुपए इनके पास थे, सब कुछ। उसके बाद ये यहाँ से निकलते हैं और फिर पुलिस इन्हें ढूंढ रही है और ये कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, जो अब तक के अलग अलग शहरों के सीसीटीवी, करीब आधा दर्जन स्टेट, ये मध्य प्रदेश, वहाँ से गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ भटके अलग अलग, कहीं कभी किसी आश्रम में, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी नॉर्मल गेस्ट हाउस में ये रुकते गए। इन्होंने बीच बीच में एटीएम भी यूज़ किया। शातिर इतने हैं कि पेशेवर अपराधियों को भी पीछे छोड़ दें, जो चूँकि मोबाइल हर वक्त बार बार तो ख़रीद नहीं सकते, आप सिम बदल सकते हो, तो इन्होंने IMEI, इनका एक ही था, सिम इन्होंने कुछ बदले, लेकिन उस IMEI से पता चल जाता था कि यही नंबर है।
तो जब ये मोबाइल ऑन करते तो पुलिस को इनका लोकेशन पता चलता, और वो लोकेशन के ज़रिए ही पता चला कि मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और पश्चिम बंगाल में पहुँचे। और सीसीटीवी फुटेज से ये भी पता चला कि इन लोगों ने एटीएम का यूज़ किया। लेकिन पुलिस भी हैरान थी इनकी सोच पर। इन्हें पता था कि कैसे पकड़े जाएंगे और कैसे बचेंगे। ये जहाँ जहाँ एटीएम का यूज़ करते, जिन शहरों में जिस एटीएम के ब्रांच में, वहाँ सुबह से अपना मोबाइल बंद कर देते ताकि लोकेशन ना पता चले, और जब एटीएम यूज़ कर लेते उसके बाद मोबाइल को ऑन करते। जहाँ मोबाइल ऑन रखते वहाँ कभी एटीएम यूज़ नहीं करते, जहाँ एटीएम यूज़ करते वहाँ कभी मोबाइल ऑन नहीं करते। और इसीलिए जब एटीएम के थ्रू इनके पैसे विड्रॉल की रिपोर्ट आती, क्योंकि पुलिस ने क्या किया था कि जो इसके फादर का बैंक था उसके अकाउंट को फ्रीज़ नहीं किया। दो चीज़ें कई बार होती हैं क्राइम में। एक, जैसे मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया तो अब जाहिर सी बात है लोग उसको ब्लॉक करा देते हैं। तो ब्लॉक हो गया तो फिर कई बार आप कैसे पता चलेंगे कि कौन कॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, या आप, तो उसी तरीके से बैंक अकाउंट है कि अगर फ्रीज़ करा देंगे और उसने एटीएम में जाकर देखा और उसने आ गया कि फ्रीज़ है, तो दोबारा वो एटीएम तक नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो फिर उस तक पहुंचना पुलिस के लिए मुश्किल है। तो पुलिस बैंक गई, उसने देखा खाते में कितने पैसे हैं, बहुत ज़्यादा थे नहीं। तो पुलिस ने कहा इनको बैंक को फ्रीज़ मत करो, एटीएम यूज़ करने दो जो डेबिट कार्ड है, क्योंकि उस डेबिट कार्ड से ये पता चलता रहेगा कि ये किस शहर में कहाँ का एटीएम यूज़ कर रहे हैं। एटीएम में एक कैमरा होता है। तो इत्तेफाक से जहाँ जहाँ इन्होंने एटीएम यूज़ किया उसकी डिटेल पुलिस के पास आ गई। लेकिन अब एटीएम अभी यूज़ कर रहे हैं, मान लो सपोज 12 बजे, और पुलिस को उसके बाद पता चल रहा है, फिर पुलिस की टीम जा रही, तब तक 1-2-3 घंटे निकल गए, वो तो 1-2-3 हो जाते हैं। तो इसलिए पुलिस ने बैंक को अकाउंट को फ्रीज नहीं किया। लेकिन अब 40 दिन हो गए, लगभग पैसे भी निकल गए। अब पुलिस को लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए अब पुलिस ने जाकर उस बैंक को अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, क्योंकि लगता है कि अब उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली चीज़ अब सामने आई, जो इनका आखिरी लोकेशन मिला अभी लेटेस्ट, वो मिला है पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के पास। अब जब पुलिस उस बॉर्डर के पास के लोकेशन और उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करती है तो एक और चौंकाने वाली जानकारी मिलती है कि इससे पहले इनका एक लोकेशन नेपाल बॉर्डर पर भी मिला था। तो इन दो लोकेशन से अब खतरा ये है कि ये दोनों देश के करीब आधा दर्जन स्टेट में छुपते छुपाते अब सरहद पर पहुंच गए हैं। और इन्होंने दो ऐसे देश चुने जहां की सरहद की सीमा को पार करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। वजह ये कि नेपाल में आपको न पासपोर्ट चाहिए न वीज़ा चाहिए, आप यूं ही जा सकते हैं। बांग्लादेश में पासपोर्ट और वीज़ा ज़रूर चाहिए, लेकिन बांग्लादेश की जो सरहद है वो कम से कम पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां सरहद होते हुए भी सरहद नहीं है, तो आप आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एजेंट घूमते भी रहते हैं। तो एक नेपाल और दूसरा बांग्लादेश। अब सोचिए, एक 18-19 साल की लड़की, एक 21-22 साल का लड़का, 40 दिन से पूरी एमपी पुलिस को उसने घुमा दिया। इन 40 दिनों में एमपी पुलिस ने कई स्टेट पुलिस की मदद ली, उन सब की पुलिस को घुमा दिया। और उसके बाद अब ये दोनों सरहद पर जाकर खड़े हैं। अब क्या पता सरहद अब तक पार भी कर चुके हैं। तो एक बार सरहद पार कर गए तो फिर क्या।